नमस्कार मित्रों, जीवन एक बहता दरिया साहित्यिक समूह के तत्वावधान में वेबिनार और कलमकार समूह के अंतर्गत आज बच्चों में घटते संस्कार एक चिंतन विषय पर चिंतन संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के जाने माने प्रख्यात विद्वज्जन हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी विचारक हैं और अपार हर्ष का विषय है कि आज इस कड़ी में हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध साहित्यकार एवं विचारक जुड़े हैं। आप सभी अपने क्षेत्र के बहुत ही माहिर और बहुत ही ऊंची शख्सियत हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय श्री मुकेश भटनागर जी। विचारक हैं, संपादक हैं, समाज सेवक हैं और समाज के लिए सेवा के साथ साथ अनेक कार्यक्रमों को आयोजित भी करते रहते हैं, अनेक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भागीदारी करते हैं। मैं आपका मंच पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। करतल ध्वनि से हम आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी। इसी कड़ी में हमारे मध्य में जुड़े हैं आज पूनम भटनागर जी। पूनम भटनागर जी, आप भी दिल्ली से हैं, मोती नगर से हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप भी बहुत प्रबुद्ध महिला हैं और प्रत्येक क्षेत्र में आपकी गतिविधियां सराहनीय हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। विस्तार से परिचय जब मैं आपको आमंत्रित करूंगा तब दूंगा, फिलहाल मैं संक्षिप्त परिचय दे रहा हूं। हमारे बीच में दिल्ली तिलक नगर से बहुत ही प्रबुद्ध विचारक, एक सुलझे हुए व्यक्तित्व श्री प्रोफेसर कुलविंदर सिंह एहसास जी जुड़े हैं। आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। काफी समय बाद आए हैं, बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है आपका व्यक्तित्व। आपको नमन करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। स्थान ग्रहण करें और करतल ध्वनि से मैं आपका भी अभिनंदन करते हैं। और इसी श्रृंखला में हमारे मध्य में जुड़े हैं आदरणीय रश्मि अग्रवाल जी। रश्मि अग्रवाल जी, आप नजीबाबाद से हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत ही आप प्रबुद्ध महिला हैं और प्रत्येक क्षेत्र में आपके कार्यक्रम सराहनीय हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अमृतसर से रिटायर्ड प्रोफेसर आदरणीय नीलम प्रभा देवगन जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आयु में भी आप वरिष्ठ हैं और ज्ञान में भी वरिष्ठ हैं, तो आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपका। और इसी कड़ी में हमारे बीच में है श्री सत्यनारायण बुराड़ी, नई दिल्ली से। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। सत्यनारायण दुबे जी हैं इनका, आपका शुभ नाम पूरा। और आप भी बहुत अच्छे विचारक, प्रबुद्ध और जो है प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, ऐसा जैसे मुझे बताया गया। आप भी बहुत प्रबुद्ध हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसी श्रृंखला में हमारे मध्य में जुड़े हैं सीमा गुलाटी जी। सीमा गुलाटी जी, आप कहाँ से, मैं एक बार पुनः बता दीजिएगा। नजीबाबाद। अच्छा, गुड़गांव से। अच्छा, हाँ, गुरुग्राम से आप जुड़े हैं। सीमा गुलाटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं अर्चना सिंह जी, ग्रेटर नोएडा से। प्रत्येक कार्यक्रम में बहुत एक्टिव रहते हैं। साहित्यिक गतिविधियों में आपकी सक्रियता प्रशंसनीय है और आप विद्यालय की प्रबंधिका भी है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। हाँ जी, हाँ, एकता सहगल मल्होत्रा जी, प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय, मदरहुड क्लब से के सक्रिय सदस्य, मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय एकता सहगल जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बतौर श्रोता के रूप में दुर्गा दास जी आजाद जी जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। खैर, कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए हाँ, संतोष जी जुड़े हैं बतौर श्रोता के रूप में। आज भी आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहा हूँ। माँ सरस्वती की वंदना से माँ सरस्वती को समर्पित करता हूँ ये श्लोक। ओम शारदा शारदम्बोज वदना वदनाम्बुजै सर्वदा सर्वदास्माकं सनिधि सनिधि क्रियात्। सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। जी धन्यवाद। माँ सरस्वती की वंदना के पश्चात
आज का हम विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का विषय है बच्चों में घटते संस्कार। ये बहुत चिंता का विषय है। समाज बहुत तेज गति से बदल रहा है। परिवर्तन सृष्टि का नियम भी है और इस बदलते दौर में, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में निस्संदेह हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ छूट रहा है और वो है संस्कार। संस्कार हमारी भारतीय संस्कृति में जहां 16 संस्कारों का उल्लेख है, गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि संस्कार, 16 संस्कार प्रस्तावित हैं हमारे शास्त्रों में। वो तो कर्म से जुड़े हुए संस्कार हैं, लेकिन संस्कार है क्या? संस्कार जीवन शैली है। जीवन में सम्मान, एक दूसरे को सम्मान देना ही संस्कारों की परिभाषा है। संक्षेप और सरल अर्थों में संस्कार की परिभाषा यही है कि हम एक दूसरे को सम्मान दें, अपने परंपराओं की, अपने रीतियों की, अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करें। यही संस्कार की प्रथम और सरल परिभाषा है। तो खैर, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ मैं कार्यक्रम को शुरू करने जा रहा हूं। कार्यक्रम का शुभारंभ हम करेंगे। हमारे बीच में जुड़े हुए हैं रश्मि अग्रवाल जी। तो रश्मि अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि आपकी प्रार्थना भी थी, तो आप अपने वक्तव्य से कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अपना संदेश दीजिएगा कि बच्चों में संस्कारों को हम कैसे स्थापित करें और संस्कार क्यों कम होते जा रहे हैं, कहाँ कम हो गए हैं, इसके ऊपर आपका चिंतन प्रस्तुत है। आप आइए और अपने विचारों से हमें अवगत कराइए। आदरणीय रश्मि अग्रवाल जी, आपका माइक म्यूट है, माइक ऑन कर लीजिएगा। मैम, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। म्यूट है क्या मैम? मैम, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। मेरी तरफ से तो खुली है। आवाज कम है मैम, थोड़ा बहुत कम है आपकी आवाज। आवाज को आप तेज कर लीजिएगा। रश्मि जी, आप म्यूट हैं। रश्मि मैम, आप म्यूट हैं। रश्मि जी, आप म्यूट हैं। म्यूट भी हो गया आप। पहले वॉल्यूम कम था, म्यूट हो गया आप। कोई बात नहीं, आप ऑन कीजिए। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप डिवाइस को ठीक कर लीजिएगा। मैं सर इतनी देर किसी दूसरे प्रतिभागी को बुला लीजिए। हाँ, दूसरे प्रतिभागी की ओर बढ़ता हूँ। और देखिए, अब आई क्या आवाज? हाँ, आई है। आवाज थोड़ी कम है। हाँ, नहीं, कम है मैम आपकी आवाज अभी। खैर, मैं दूसरे प्रतिभागी को आमंत्रित करता हूँ। समय की मर्यादा को हम सभी ध्यान में रखेंगे। और हमारे बीच में प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी जुड़े हैं, बहुत ही प्रबुद्ध विचारक, साहित्यकार और लाइफ स्किल के बहुत बड़े कोच हैं। आप लाइफ स्किल कोच हैं और आपके 7,000 से ऊपर कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। फेसबुक पे आपके 3,000 से ज्यादा व्यूवर्स, प्रत्येक पेज पे आपकी अच्छी गतिविधियां। और आपको आमंत्रित करता हूं, आदरणीय प्रोफेसर साहब, आप आए और अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। सबसे पहले तो मैं मंच को प्रणाम करता हूं और जो इतने प्रबुद्ध और बहुत ही उच्च कोटि के विद्वानों के समक्ष मैं अपने आप को काफी कमजोर महसूस करता हूं, क्योंकि मैं कॉमर्स की साइड से हूं। तो मेरा आपके साथ जो ये तारतम्य होगा वो अगर आपके लेवल का ना रहा तो कृपया आप क्षमा कर सकते हैं।
मैं आज जो बात कहूंगा वो शायद मैंने जो अपना लेक्चर तैयार किया था वो आखिर में आने वाले के हिसाब से किया था कि मैं आखिर में बोलूंगा, क्योंकि पीछे बहुत सारी चीजें कवर हो चुकी होंगी, तो ये कुछ इस हिसाब से तैयार किया था और मुझे आदत भी है आखिर में बोलने की। आज पहले आ गया तो चीजों को थोड़ा सा पलटना पड़ेगा। जी पिछले कुछ समय में बहुत सारा बदलाव आया बच्चों के अंदर, और ये बदलाव मैं तो बहुत पॉजिटिव और अच्छा समझता हूं। और इसमें कुछ चीजें जैसे कहते हैं कि पहले कुर्ता और धोती पहना जाता था, उसको फिर जीन्स और टी शर्ट ने अपनाया और वो चीजें बदली हुई। मैं बदलाव को दुनिया का सबसे तरक्की का बेहतरीन चीज मानता हूं। मैं एक जापान के एग्जाम्पल के साथ सारी बातों को कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे समय की मर्यादा में रहना है। देखिए, ग्रोथ के मामले में एक्सट्रीम कमजोर से लेकर अद्वितीय तक पहुंचा, हमारे साथ ही आजाद हुआ था। डिसिप्लिन के मामले में बिल्कुल क्योस, जब वो उनके ऊपर नाकासाकी और वो कौन सी जगह है जहां पे हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ, वो 48 में हुआ और आज तक आते आते वहां पर उसका असर है। लेकिन वो डिसिप्लिन के मामले में विश्व का सबसे ऊपर, उसके बाद अगले 100 स्थानों पर कोई दूसरा नहीं है। तो आर्मी उनकी नहीं है, मगर फिर भी वो पूरी दुनिया में सबसे सुदृढ़ है। उसके कई कारण है। उनके सेल्फ सफिशिएंसी है, हेल्प करते हैं दूसरों को। इनमें 3 चीजें हैं, CLL, वो है कल्चर, लैंग्वेज और लॉन्गिविटी। आप देखेंगे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 80,000 के करीब 100 से ज्यादा उम्र के लोग वहीं अकेले जापान में रहते हैं। कारण पीस ऑफ माइंड, संस्कार, सोच, प्योरिटी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैं इसमें कल्प्रिट मांगता हूं उन लोगों को जो 1960 के बाद और 1980 के पहले पैदा हुए। मैं माफी चाहता हूं, आप में से कोई इस अवधि में होगा तो कृपया माफ करें, क्योंकि इन पहले हम सुना करते थे कि हमारे पिताजी कहा करते थे, हमारे दादाजी कहा करते थे, हमारी मम्मा कहा करती थी, हमारे माताजी कहा करते थे। आज अभी कभी किसी ने सुना कि मेरे पापा कहते थे? अब नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हमारे पास कमाई में ही हमने इतना समय लगा दिया कि संस्कारों की, एसेट्स को, संपत्ति को हमने ग्रो करने में काम नहीं लगाया। इसमें मैं 5 सुधार के विषय बताना चाहूंगा जो जापान ने अपनाए। हम अपना लें तो शायद ये सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। पहला, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, सीड यानी बीज लगाना है तो पहले किचन से शुरू किया। किचन प्योर होनी चाहिए, वहां पे ईमानदारी का पैसा होना चाहिए, वहां ईमानदारी की सोच होनी चाहिए। किचन से कल्चर निकलता है और कल्चर ही आगे आदत बनता है और आदत ही आपका कैरेक्टर बनता है और कैरेक्टर ही आपकी तरक्की का कारण बनता है। और हमारे चरित्र बहुत जल्दी, आज अगर मैं मान लीजिए किसी ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जाम देने गया और वहां फेल हो गया, तो मैंने जाके 4,000 रुपए दिए और ड्राइविंग लाइसेंस दूसरे तरीके से बनवा लिया। तो ये कहाँ की कैरेक्टर हुआ, कहाँ का संस्कार हुए। हम करते तो गलत हैं और सोचते हैं हमारे बच्चे अच्छा करें, वो नहीं हो पाएगा। हम कमाई में लगे हुए हैं और हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे दुआ सलाम। हम कितना दुआ सलाम अपने माता पिता और अपने बुजुर्गों के साथ कर रहे हैं? हमने किस लेवल तक उनके, आज की जनरेशन में हमने, धर्मेंद्र साहब ने एक बयान में कहा था कि मेरे मम्मी पापा मुझे हमेशा इंतजार करते हुए मिलते थे। रात को मैं 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे आऊं तो वो इंतजार करते होते थे। तो मुझे आज पता लगता है, मैं जब 80 की उम्र में पहुंच गया हूं, तो मैं सन्नी का, बॉबी का, बाकी बच्चों का इंतजार करते हुए रात को 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक जागता रहता हूं। तो पता लगता है संस्कार क्या है, कहाँ दिक्कत है इनमें। पहले ये मैंने किचन का बताया। दूसरा बताया कि स्लो का मतलब नो लोन नो लोड। लोन, हमारी जिंदगी में लोन इतना ज्यादा आ गया कि उस लोन को चुकता करने में हम इतना ज्यादा भाग रहे हैं। हर चीज लोन पर है, हर चीज किराए की है। ये सब चीजें बहुत बड़ा एक नुकसान है जिसके लिए हम भाग रहे हैं और हमारे को अच्छी चीजें छूटती चली जा रही है। हम कांच के चक्कर में हीरे गवाते चले जा रहे हैं और लोड लिया हुआ है। और दूसरा कि हम सब, हमारी सोसाइटी जो है हॉरिजेंटल नहीं है,
वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये कि अगर हम सब बराबर हूं, मैं ऊंचा हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मेरे पास पैसा कम है, मेरी जाति ऊंची है, ये अगर जब किसी समाज से निकल जाएगा ना तो संस्कार अपने आप आ जाएंगे। कोई संस्कार नहीं भी होगा तो बहुत अच्छे संस्कार हो जाएंगे। ये एक सबसे बड़ा। देन हेल्दी सोचना, हेल्दी करना, हेल्दी ही प्योरिटी और क्लीनलीनेस बच्चों को सिखाया जाता है। हम यहाँ पे अपने बच्चों को अपने आप इंडिपेंडेंसी की, सेल्फ सफिशिएंसी, ये सब चीजें नहीं सिखा पा रहे। कहीं ना कहीं इस बात का बहुत जबरदस्त डिमांड है, बहुत जबरदस्त जरूरत है। अपने कल्चर पर मान करना, अपने विरसे पर गुमान करना और उसको आगे बढ़ाने के लिए किसी भी बाप को आप एसी कमरे में छोड़ दे मगर उसकी बात ना माने तो कहेगा मेरे को बेटा पंखे वाला कमरा दे दे, मगर मेरी बात माना कर, मेरे साथ बैठा कर, 15 मिनट बिताया कर। वो जो एक पिता को सुकून मिलता है वो शायद हमारे आस पड़ोस में बहुत सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारे प्रबुद्ध लोग हैं, उनकी बातों को सुनना है। मैंने केवल और केवल जिस्ट के ऊपर अपने आप को लाने की कोशिश की और मेरे को लगता है 5 मिनट 59 सेकंड हो गए और मैं उससे पहले समाप्त करूं। तो मेरी किसी बात में किसी के ऊपर कोई अगर अटैक रहा तो मैं क्षमा चाहूंगा। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत नॉलेज की बातें बताई आपने, रियली गुड। भारत भूषण जी आपका माइक ऑफ है। जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कम शब्दों में बहुत सारगर्भित बातें कही कि संस्कारों को के लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं। बहुत बहुत भागदौड़ की जिंदगी में हमने बहुत कुछ छोड़ दिया है। अभी आपने धर्मेंद्र साहब का उदाहरण दिया कि जब वो उनके माता पिता प्रतीक्षा करते थे तब वो कहते थे कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी बैठते थे। लेकिन आजकल के जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को कितना पहले ही दूर कर देते हैं अपने आप से, चाहे वो डे बोर्डिंग स्कूल के टाइम से लगा लीजिए, चाहे वो बच्चों को विदेश भेजने की प्रक्रिया में या बच्चों को अधिक पढ़ाने के चक्कर में, कुछ भी कहिए, बच्चे दूर होते जा रहे हैं। बच्चे दूर हुए तो संस्कार, आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि हम एकल फैमिली में जी रहे हैं। अगर हमारी जॉइंट फैमिली नहीं है और हम एकल फैमिली में जी रहे हैं तो हमारे बच्चे भी हमसे दूर हैं। तो संस्कारों का वो ताना बाना जो परिवार के अंदर इकट्ठे बैठ के एक दूसरे से लिया जाता था, जो संस्कार हम एक दूसरे से बातचीत के द्वारा ग्रहण करते थे, वो कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं। आज का टेक्निकल युग है, मोबाइल और लैपटॉप ने बहुत कुछ छीन लिया। ये आपने बहुत अच्छा चिंतन प्रस्तुत किया। तो अब मैं दूसरे वक्ता की ओर, अगले वक्ता की ओर बढ़ता हूँ। हमारे बीच में है एकता सहगल जी, एकता सहगल मल्होत्रा जी। आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आए और अपने विचारों से अवगत कराएं। आदरणीय एकता सहगल मल्होत्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद भारत भूषण और मुकेश जी, मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। मैं से एक फाइनेंशियल मेंटर हूँ, एक किड्स मेंटर हूँ, साथ साथ एक माँ भी हूँ। मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ कि बच्चों के अंदर संस्कार जो है वो खत्म हो गए हैं, लेकिन बहुत एक जेनरिक स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती, क्योंकि अभी कई बच्चे हैं जो आज भी अपने बड़ों से मिलते हैं। सिग्नल कमजोर है मैम। एकता जी का माइक भी ऑफ हो गया है। माइक ऑफ हो गया। माफ चाहूंगी, आज थोड़ी इशू है। तो मैं ये कह रही थी कि आज बच्चे जो हैं जब बड़ों से हेलो, नहीं खोलना है।
हमारा ही फोटो आ रहा है। हाँ जी, एकता सहगल जी का सिग्नल कमजोर है, तो मैं फिर बढ़ूं रश्मि अग्रवाल जी की ओर। तैयार मैम? वॉल्यूम ठीक हुआ? हाँ जी, रश्मि अग्रवाल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। तब तक उनका शायद इश्यू भी वो ठीक हो जाए, नेट का इश्यू जो है एकता जी का। तो आप रश्मि अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि आप आए और अपने विचारों से अवगत कराएं। रश्मि अग्रवाल जी। म्यूट तो नहीं है मैम आपका? म्यूट है मैम? अरे ये खत्म होने वाला। जी जी ये चलेगा, अपना बहुत देर तक चलेगा। शेष साथी म्यूट रखें। रश्मि अग्रवाल जी भी जुड़ नहीं पा रहे, आवाज नहीं पहुंच रही। मैम आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। चलिए, पूनम भटनागर जी आप बिल्कुल तैयार हैं और आपको आमंत्रित करता हूं। पूनम भटनागर जी दिल्ली से हैं और बहुत ही प्रबुद्ध विचारिका हैं और इनके जब इनसे बात हुई तो मालूम हुआ कि इन्होंने बेटियों को बहुत अच्छे संस्कार दे रखे हैं और इनके बेटियां और इनके दामाद और इनका पारिवारिक जीवन से पता चलता है कि आप कितने संस्कारी जीवन और कितने संस्कारी व्यक्तित्व हैं। आपने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं और आपका आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपने विचारों से अवगत कराएं। आदरणीय पूनम भटनागर जी। हमको वो कर लेते तो कोई बात, कोई रिस्क नहीं रहता। कोई नहीं सर, आपको इसके बाद बुला दूंगा। तब तक देखिए, म्यूट ऑन कीजिएगा मैम, भटनागर मैम ऑन कीजिएगा। अब ठीक है सर? जी जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं पूनम भटनागर सभी सदस्यों का अभिवादन करती हूँ और भूषण जी मैं आपका विशेषकर अभिवादन करती हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया और मुझे विचार साझा करने का मौका दिया। आपने एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट चूज किया है जो सामाजिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। आजकल के हमारे बच्चों में ये अक्सर देखने के लिए आता है। हमारे यहाँ बच्चों में संस्कारों की बहुत कमी है। ये 4 शब्दों का जो एक वाक्य है ये बहुत ही गहन और बहुत ही गंभीर है। हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चे जो किसी भी आप बड़े से बात कर लीजिए, सब यही कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारी इज्जत नहीं करते। उनका कहना भी ठीक है, मैं किसी आयु वर्ग के विशेष की बात नहीं कर रही। बच्चे भी जब माँ बाप बन जाते हैं तब भी वे अपने बड़ों की बात नहीं सुनते क्योंकि वो उसी परिप्रेक्ष्य से उठ करके आते हैं, उन्हें कुछ अजीब भी नहीं लगता। और जो माँ बाप हैं वो तो खैर बेचारे अब कुछ कह ही नहीं पाते, लेकिन अब जो है जब माँ बाप अपनी आजादी के नाम पर जब उनकी शादी हो जाती है तो वो अलग हो जाते हैं क्योंकि उनको आजादी चाहिए होती है। उसमें फिर क्या होता है, जब वो खुद माँ बाप बनते हैं तब दोनों सर्विस करते हैं तो बच्चे को कहाँ रखें, तो वो क्या करते हैं अपने क्रच में बच्चे को डाल देते हैं। अब बच्चे को जहाँ संस्कार दादा दादी नाना नानी से मिलने चाहिए थे वो संस्कार उनको मेड से और क्रच वाले से मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक परिवार में और एक क्रच वालों में कितना फर्क रहता है। बिल्कुल। इसके बाद आप देखिए सबसे बड़ी बात है कि आजकल हमारे परिवार टूट गए हैं जी। जब बच्चे दादा दादी नाना नानी के पास पढ़ते थे तो उनको नैतिकता की बातें बताते थे, देशभक्ति की बातें बताते थे, भगवान की बातें बताते थे बात बात में कहीं ना कहीं। लेकिन अब वो सब खत्म हो गया क्योंकि अब वो दादा दादी नाना नानी वाली बातें तो रही नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे कुम्हार है, वो एक बर्तन बनाना चाहता है तो वो मिट्टी लेकर के आता है, उसको अच्छे से रोंदता है, समतल बनाता है, महीन बनाता है, फिर वो उसको शेप देता है चाक पे रख करके कि जो भी बर्तन को उसने ढालना होता है, फिर वो उसको अंदर से ठोकते देखता है, ऊपर से सपोर्ट रहता है। इसी तरह से पेरेंट्स ही बच्चे को ठोकते भी हैं, सपोर्ट भी देते हैं।
जब वो पक जाता है बर्तन तो उसको चाक पे रख करके वो उसको बेच देता है, हालांकि उसको उस बर्तन से कोई लेना देना नहीं, उसको सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि ये बिक जाएगा। लेकिन जितने मेहनत एक कुम्हार एक बर्तन के साथ करता है, क्या हम ईमानदारी से कहें, क्या हम अपने बच्चों के साथ उतनी मेहनत करते हैं? हमने बच्चों को पैदा किया, खिला पिला दिया, कपड़े दिला दिए, एजुकेशन दिला दी, हम सोचते हैं हमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन जो मेन चीज थी संस्कार, वो हम नहीं दिला पाए, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। हम बच्चों को कैसे दिला पाए? अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण अपना देती हूँ। मैं 2014 में रिटायर हुई। मैं 11th क्लास के अरेंजमेंट पीरियड में गई। जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको पता है अरेंजमेंट पीरियड क्या होता है। मैं वहां पर गई तो मैंने देखा कि एक लड़का गॉक्स पहने हुए, सोने की चेन पहने हुए और डेस्क के ऊपर पैर रख के बैठा था, और बाकी सब स्टूडेंट्स नीचे बैठे हुए थे। तो वो जो हीरो बच्चा था, उसका मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उसके सर ने मुझे याद है, सेठी सेठी था वो। तो वो सब बच्चों को कभी पड़ोसियों की नकल निकाल के दिखा रहा था, कभी अपने पेरेंट्स की, कभी अपने टीचर्स की, और सबसे बड़ी बात, टीचर्स का उसने उपनाम रखे हुए थे। मैं सुन के हैरान रह गई कि वैसे तो क्लास में आते थे गुड मॉर्निंग मैम कहते हैं, और पीछे से ऐसे हमारे लिए सोच रखते हैं। एनी हाउ मैं खड़ी होकर चुप करके उसको सुनती रही। तो जो बच्चे थे, जब उन्होंने मुझे देखा तो वो सब पका करके अपनी अपनी सीट्स पे चले गए, और जो हीरो बच्चा था उसने देखा सब बच्चे गायब कैसे हो गए। फिर जब उसने पीछे मुझे देखा तो वो सोच रहा था कि मैडम मेरे को नाराज होंगी या मुझे क्लास से बाहर निकालेंगी, कुछ पूछेंगी। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, वो अपनी सीट पे जा करके वो भी बैठ गया। क्लास खत्म हुई, मैं अपनी बुक्स लेके अपने रूम में आ गई। फिर वो जो सेठी बच्चा था मेरे रूम में आया, वो कहने लगा मैडम सॉरी मैडम। मैंने उसे कहा मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं, आप मुझे सॉरी किस बात के लिए कह रहे हो? कहते हैं आपने मुझे कुछ नहीं कहा, मुझे इसी बात का बहुत दुख है, आप मुझे पनिश करती तो मैं समझ जाता। जब मैंने देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैं उस बच्चे के पास गई, मैंने उसके सिर पे हाथ फेरा। मैंने कहा बेटे अगर तुमको वाकई दिल से सॉरी महसूस हो रहा है तो आप ये करो कि किसी बड़े की कभी नकल मत निकालना, कभी किसी टीचर का उपनाम लेके मत बोलना। टीचर इतनी मेहनत करके इतने पढ़ के आते हैं, जब तुम कभी टीचर बनोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि टीचरों के पास कितनी स्ट्रगलफुल लाइफ होती है। खैर वो सब तो, ये तो हम देखते हैं कि आम जिंदगी में बच्चों का संस्कार बहुत ही डाउन है। मेरे ख्याल से जो मैं जानती हूँ कि मोटे तौर पे 3 बड़ी बातें हैं। एक पारिवारिक हमारा, कि परिवार में संयुक्त परिवार नहीं है, अब बच्चों को संस्कार मिल नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के लेवल पे आ नहीं पा रहे हैं। अब देखिए जैसे एक टीचर है, उसने PhD कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर वो बच्चों के लेवल पे आके उसको नहीं पढ़ा पाया तो उसकी पढ़ाई एकदम से बेकार है। अब रावण को कितना पाठ था, 4 वेद, 6 पुराण, 18 शास्त्र सब उसको याद थे। उसने अपने बच्चों को कोई एजुकेशन दी, कुछ नहीं दे पाया, तो इसकी पढ़ाई उसकी निरर्थक होगी। क्या को उसने कितना ही पढ़ लिया, लेकिन उसकी पढ़ाई किसी काम नहीं आई। तो हमारी पेरेंट्स की जिम्मेवारी ये बनती है कि हम अपने बच्चों को अपने से ज्यादा बेटर बना के बताएं, तभी हमारी सार्थकता होगी। सेकंड टाइम में चीज है शिक्षा का क्षेत्र। आजकल बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रॉब्लम आ रही। जब हम पहले पढ़ाते थे बच्चों को तो उसमें एनवायरमेंटल एक सब्जेक्ट होता था, मॉरल साइंस एक सब्जेक्ट होता था, उसका प्रॉपर एग्जाम होता था, उसको सिलेबस में दिया तो उसके नंबर लगते थे। अब CBSE ने या NCERT ने उसको अपने से निकाल दिया। वो ये कहते हैं शायद हो सकता है वर्कलोड ज्यादा हो गया हो या कंपटीशन हाई हो गया, तो सब्जेक्ट ही हमारे यहाँ से अबॉलिश कर दी गए। तो जो बच्चे पहले दादा दादी से, नाना नानी से मॉरल साइंस की बातें सुनते थे वो खत्म हो गई, इधर से सब्जेक्ट खत्म हो गए, और टीचर भी सब्जेक्ट के साथ 2 बातें उनको बताया करती थी, वो सब भी खत्म हो गया। तो बच्चे बेचारे तो वहीं के वहीं रह गए ना, बच्चों का क्या कसूर? वो तो एक मिट्टी की तरह है, आप जैसे ढालोगे वैसे ढलेंगे। तीसरा पॉइंट है मोबाइल। पेरेंट्स जब नौकरी करते हैं तो वो अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं कि ताकि हम इस पे चेक रख सकें। अब बच्चे उस मोबाइल का क्या करते हैं ये सब जानते हैं। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बहुत सारी बातें जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, लेकिन उन्हें कोई चेक करने वाला नहीं है जी। बच्चे जब मोबाइल, सबसे बड़ी बात है आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी इस पे शुरू हो गई हैं, तो बच्चे बीच में ऑफ करके और आपस में चैटिंग स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब कोई घर वाला देखता है कि हम देखें बच्चे क्या कर रहे हैं, तो वो इतने बच्चे इतने स्मार्ट हैं, वो कहते हैं यस मैम, यस मैम, मैं आई, इस तरह से। मतलब तो पेरेंट्स जो वहां से गुजरता है वो ही सोचता है कि बच्चा वाकई बहुत अटेंटिव है, और वो क्या कर रहा होता है वो तो वही जानता है। और सबसे बड़ी बात जो है, अब ऑनलाइन क्लासों में एग्जाम्स भी स्टार्ट हो गए हैं, तो पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठ जाते हैं। जो बच्चे को क्वेश्चन नहीं आता पेरेंट्स चिट पे लिख के उसको देते हैं,
और बच्चे वहां सबमिट कर देते हैं और टिक कर देते हैं। तो आप बताइए कि बच्चे का इसमें कहाँ कसूर रह जाता है? पेरेंट्स ने ही उन्हें सिखाया कि जो तुम्हें नहीं आ रहा है तुम बाई हुक और बाई क्रुक तुम अपना मोटिव हासिल करो या जैसे मर्जी करो। तो एनी हाउ अब देखिए टाइम भी मेरा कंप्लीट होता जा रहा है। मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ, मुकेश जी का भी और आपका भी बहुत बहुत कि आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। कोई कमी रही हो तो प्लीज मुझे माफ कीजिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छी वक्ता नहीं हूँ। नहीं, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने। आपने जमीनी हकीकत को टच किया है, को प्रस्तुत किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूनम भटनागर जी। वास्तविकता यही है कि पेरेंट्स जो अभिभावक हैं या हम लोग हैं, वो भी संस्कार ग्रहण खुद भी नहीं कर रहे और बच्चों को हम क्या ग्रहण कराएंगे। इसके ऊपर आपने बहुत अच्छा चिंतन प्रस्तुत किया है। क्योंकि उम्र कितनी भी हो जाए, माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, दुनिया का हर फल पक के मीठा होता है, लेकिन इंसान एक ऐसा फल है जितना पकता है उतना ही कड़वा होता जाता है, उतना ही बदसूरत होता जाता है। ये प्रकृति का नियम है। जो कहते थे कि हम कभी गुलाब के फूल थे, आज गोभी के फूल हो गए हैं। तो सही बात। हाँ, ये प्रकृति का नियम है। ये प्रकृति का नियम है। और जो बच्चे हैं वो चाहे 50 साल के हो गए, चाहे 55 के हो गए, माँ बाप की अवहेलना करते हैं बुजुर्गों की, और उसका सीधा सीधा असर बच्चों पे पड़ता है। और वही फिर भोगने के लिए तैयार, जो बीच वाली पीढ़ी है उसको भी तैयार रहना है। तो कहने का आशय ये है कि संस्कारों के ऊपर हम अगर वास्तविक रूप से जोर देना चाहते हैं तो हमें खुद संस्कारी भी होना पड़ेगा। अपने अंदर के संस्कारों को जिंदा रखना है। आपने रावण का प्रकरण भी आपने का नाम का उल्लेख भी किया कि रावण अपने आप में PhD थे सभी वेदों से, यानी कि बहुत विद्वान, 4 वेदों के ज्ञाता, उपनिषद और तमाम स्मृतियों के ज्ञाता थे रावण, लेकिन संस्कार में पिछड़ गए। शिक्षा कभी भी हाई लेवल की शिक्षा जरूरी नहीं है कि आपको वास्तविक रूप से शिक्षित करे। एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशन कहा जाता है कि एजुकेशन द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन, बट हाउ वी मॉडिफाई आवर बिहेवियर। तो इस बात को विशेष रूप से हमने सोचना है कि हम चाहे कितने भी शिक्षित हो गए, लेकिन हमने अपने विचारों को कहाँ तक शिक्षित किया। आचार परमो धर्मः शास्त्रों में कहा गया है। हम अपने चरित्र की रक्षा करें, अपने आचरण को अच्छा प्रस्तुत करें, ताकि जो हमारे बच्चे हैं उस आचरण की अनुकृति करें, उसका अनुकरण करें और वो भी अपने जीवन को सार्थक रूप से आगे बढ़ाएं। बहुत सही चिंतन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हूं और मंच पर आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच में है आदरणीय श्री सत्यनारायण जी, सत्यनारायण दुबे जी। आप बुराड़ी से हैं, आप आए और अपने वक्तव्य से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय दुबे साहब। प्रथम तो सबसे पहले आप लोगों सबको प्रणाम। प्रणाम। मैं वाकई खुशनसीब हूँ, और वो भी भटनागर जी की वजह से कि मुझे ये अवसर मिला है। थोड़ा सा समय लूंगा। भटनागर जी एक मिशन में हम इकट्ठे काम करते हैं, और वो आज नहीं, पिछले 1 दशक से जी। इस मिशन का नाम है हेरिटेज इंडिया जी। हेरिटेज से तात्पर्य हमारी विरासत जी। तो भारतीय विरासत पर हम पिछले 15 वर्षों से काम कर रहे हैं। अब जब बच्चों की बात आ रही है, संस्कार की बात आ रही है, तो उस पर मुझे कुछ बातें कहनी है। मेरे ख्याल से इससे काफी लोग अनभिज्ञ हैं। हम जिन पर काम करने की बात सोच रहे हैं, जिनमें संस्कार डालने की बात सोच रहे हैं, जिनसे हम बहुत सारी उम्मीदें कर रहे हैं, कभी हमने जानने का प्रयास किया है कि बच्चे होते क्या हैं, बच्चों की मानसिकता की क्या क्या अवस्थाएं हैं, बच्चे में कैसे ईड, ईगो, सुपर ईगो डेवलप करता है,
बच्चे कैसे कॉन्शियस तक कॉन्शियस अनकॉन्शियस स्टेज होते हैं बच्चों के। मैं बन रही है। प्लीज म्यूट की रखिएगा। खोल दीजिए। हेलो। हाँ जी जी। अरे दुर्गा साहब जी आप म्यूट करें। भटनागर जी, में म्यूट करें म्यूट कीजिएगा। जी दुबे जी। जी, मेरा ये कहना था कि बच्चा जब पहली बार नए जीवन में आता है, इस पूरे संसार को देखता है, वो बड़ा अचंभित रह जाता है कि है क्या। पर उसके पास तो कोई भाषा है नहीं और कोई भी जानकारी नहीं है कि जहां मुझे जगह मिलने जा रही वो है क्या चीज। इस परिप्रेक्ष्य में मैं 2-1 बातें बताऊं कि बच्चों के विकास की कई प्रक्रियाएं बोलते रहिए। बच्चा पैदा होने के बाद 18 महीने तक की अवस्था को मनोविज्ञान में कहा गया है मुख कामावस्था। बोलिए इसको तो दिखाई चल रहा है, वो चल रहा है, नहीं दिखाई पड़ेगा तो। बच्चा पैदा होने के बाद 18 महीने तक की अवस्था जो होती है, मनोविज्ञान में उसे कहते हैं मुख कामावस्था, ओरल पीरियड। यहाँ बच्चा जो कुछ भी करता है वो मुंह से ही करता है। हंसता है, तकलीफ है तो रोता है, भूख लगती है तो रोता है, और इतनी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करता रहता है कि सारी पाचन शक्ति, सारी प्राचीन क्रिया उसकी उसी रूप में हो जाती है। अब हमने कभी जाना है कि ये जो अवस्था है जिसे हम मुख कामावस्था या इंग्लिश में ओरल पीरियड कहते हैं, इसका वैज्ञानिक क्या है, वैज्ञानिकता क्या है। इस पीरियड में बच्चा सिर्फ ये है कि दूध पीता है। दुख हो रहा है कि अब तक सारी औरतें ब्रेस्ट फीडिंग कराती थी और माँ का दूध वो दूध है जो ईश्वर ने दिया है, वो बच्चे के लिए दिया है। अगर हम तुलना करें कि हम भैंस का दूध पिला रहे हैं अपने बच्चे को, तो भैंस का दूध जो भैंसे के लिए है, गाय का दूध जो है वो उसके लिए है, लेकिन माँ का जो दूध है वो सिर्फ बच्चे, मानव के लिए, उसके बच्चे के लिए है। तो पहले तो यही हम भ्रमित हैं कि हम फीडिंग कैसे, बच्चे को क्या सिर्फ दूध पीता है बच्चा या कोई लिक्विड लेता है 18 महीने तक की अवस्था में। तो ऐसे हालत में हम उसको उसकी फीडिंग कैसे कर रहे हैं। चलिए, तो एक पक्ष रहा। दूसरा ये है कि इसी एज में हम बच्चों को जो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, हमें ये देखना है कि बच्चे की मानसिकता कैसे ब्रेस्ट फीडिंग से बदल जाती है। जैसे पहला बच्चा पैदा हुआ तो माँ का स्तन काफी कड़ा होगा, टाइट होगा। दूसरा स्वरूप होता है नॉर्मल होता है, तीसरा होता है लूज। अब गौर करें, इन तीनों अवस्थाओं में ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चे की मानसिकता पर क्या असर, दूरगामी क्या असर पड़ता है। यदि माँ का स्तन टाइट है, वो बच्चा जीवन भर ये जानता है कि हमें जो भी मिलना है हमारे संघर्ष से ही हमें मिलेगा। वो संघर्ष को सबसे अधिक वरीयता देता है और वो हमेशा उलझन में पड़ा रहता है और विश्वास की कमी उसमें हो जाती है, क्योंकि वो किसी पर विश्वास नहीं करता है। वो समझता है कि जो हम करेंगे तो मुझे मिलेगा। देखिए, मानव विकास यहीं से शुरू होने लगता है, जबकि उसे खुद नहीं मालूम है। दूसरा स्वरूप मान लीजिए, अगर स्तन बिल्कुल लूज है तो वो महसूस करता है कि कुछ नहीं, हर चीज अपने आप मिल रही है मुझे, हमें कोई प्रयास करना नहीं पड़ रहा है, हमें दूध खींचना नहीं पड़ रहा है। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, लेजी होते हैं, दूसरों पर डिपेंड करते हैं। मैं थोड़े थोड़े में बता रहा हूं। तीसरा एक नॉर्मल ब्रेस्ट होता है। यहाँ बच्चे को थोड़े प्रयास के बाद उसको दूध मिलने लगता है। इस तरह से वह बच्चा आगे चल करके एक नॉर्मल होता है, न तो अविश्वास ज्यादा करता है, न
इस तरह से व्यक्तित्व का विकास की शुरुआत जो ओरल पीरियड में होती है, इसको हिंदी में मुख्य कामावस्था कहते हैं। एक दूसरा पक्ष ये है, जैसे पूरे व्यक्तित्व में 3 चीजें होती हैं, उत्तम स्व, अधम स्व, स्व। ईगो, सुपर ईगो या ईड। ईड का मतलब होता है कि हम जो चाहते हैं उसकी पूर्ति, हमारी इच्छा की सीधे पूर्ति हो। तो इस उम्र में बच्चा जो 18 महीने तक का बच्चा है, उसमें ईड गाइडेड होता है। वो पाप पुण्य, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं जानता है। वो जो चाहता है वो होना चाहिए, न होने पर रोता है। लोग कहते हैं ना कि सांप को भी रस्सी पकड़ के बच्चा खींच लेता है, क्योंकि उसे कोई ज्ञान नहीं है। इसमें बिल्कुल श्यामपट, लिपे पुते श्यामपट की तरह है। तो यहाँ हमें कैसे सतर्क रह करके इसमें कैसी परवरिश देनी है। कौन से क्या गए थे? और हाँ, तो ये अवस्था हुई। इसको हम बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं, ये ओरल पीरियड है। फिर 1.5 साल से 3 साल की उम्र के बच्चे को, उसको कहते हैं गुद कामावस्था, इंग्लिश में कहते हैं एनल पीरियड। इसी पीरियड में टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। टॉयलेट से मतलब टट्टी पेशाब करना, मुंह हाथ धुलना, नहाना, कपड़े करना, ये सारी चीजें जो है वो बच्चा सीखता है। अब हमारी टॉयलेट ट्रेनिंग कैसी हो रही है, वो भी 3 तरह की होती है। कोई माँ बाप ऐसे होते हैं, जल्दी करो, डांट के कहते हैं, ऐसा नहीं किया, मैंने कुछ भी बुरा भला कह देते हैं। एक टॉयलेट ट्रेनिंग जो होगी, एक नॉर्मल ना हो करके बिल्कुल फोर्सफुल हो जाती है, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है, हो जाती है। और कुछ इतनी लीनियंट होती है, अरे बच्चा है, रहने दो, बाद में नहा लेगा, बाद में ऐसा कर लेगा। और दूसरी एक नॉर्मल होती है। तो इस तरह की जो टॉयलेट ट्रेनिंग में जो डिफरेंसेस आते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं बच्चों के विकास पर कि आगे वो क्या करेगा। मेरे सारी बातों कहने का मतलब ये कि हम पृष्ठभूमि को तो जाने कि बच्चों में संस्कार कैसे पैदा होंगे, किस उम्र में हम पैदा कर सकते हैं, उसकी मेंटल कैपेसिटी है इस चीजों में को जानने की कि नहीं, परिवर्तन लाने की इच्छा उसमें है कि नहीं है। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। इसके बाद की अवस्था होती है, यही सबसे खतरनाक अवस्था है, इसे कहते हैं ओडिपल पीरियड। यह पीरियड 3 वर्ष से 6 वर्ष तक का होता है। अब मैं आता हूं दूसरी पहलू पर। बच्चे का, व्यक्ति का, किसी का विकास जो होता है, उस विकास में 3 चीजें होती हैं, स्व, अधम स्व, उत्तम स्व। स्व का मतलब ईगो जानते हैं, अधम स्व मतलब ईड, ईड का मतलब ईगो, सॉरी डिजायर, जो वो चाहते हैं वो होना चाहिए। वो अच्छा बुरा उसने मतलब नहीं, मैं चाहता हूं तो मुझे होना चाहिए, ये ईड गाइडेड हो जाता है। इसी उम्र में 3 साल के बाद बच्चे में सुपर ईगो ग्रो करता है, वही कि मैं करूं या ना करूं। जब पेरेंट्स किस चीज के लिए बताते हैं कि अच्छा है, ये बुरा है, तुम ऐसे करो, ऐसे उठो, ऐसे, इस तरह की टॉयलेट ट्रेनिंग में शुरू हो जाता है। टॉयलेट ट्रेनिंग में उसमें वो बातें शुरू होने लगती हैं, लेकिन उसका विकास जो है धीरे धीरे होता है ओडिपल पीरियड में, 3 से 6 वर्ष की अवस्था में। अब यही जो स्व का विकास, अब ये देखिए, अब तक जो करता आया था ईड पीरियड, ईड गाइडेड था 18 महीने तक। इसके बाद टॉयलेट ट्रेनिंग में भी सिर्फ ईड नहीं, सुपर ईगो ने प्रवेश किया कि नहीं ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये 1.5 से 3 साल का है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है ओडिपल, यहाँ पर अधम स्व और उत्तम स्व के बीच टकराव होता है, बैलेंस, ईगो बैलेंस करता है। एक बच्चा सोचता है मैं करूं कि न करूं, तो इन दोनों के बीच जो सामंजस्य स्थापित करके जो वैल्यू, जो डिसीजन देता है, जिसमें डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, वो होता है ईगो, स्व। वो स्व डिसाइड करता है कि मैं करूं या न करूं। तो मैं अगर वो देखता है कि नहीं, स्व जो है उसका अधम स्व, ईड जो है डोमिनेट कर रहा है, तो उसकी तरफ बात करने, ऐसा करने लगता है। और जब वो देखता है कि नहीं ऐसा करना चाहिए, जो उत्तम स्व है कि मम्मी ने ऐसा कहा था, पापा ने ऐसा कहा था, मुझे ऐसा करना चाहिए, तब वो क्या हो जाता है, सुपर ईगो गाइडेड हो जाता है। इन दोनों के बीच बैलेंस करने की कैपेसिटी ईगो में आती है, और इसकी शुरुआत ओडिपल पीरियड में ही होती है। सर जल्दी कंक्लूड कीजिएगा सर, अगले वक्ता भी है।
बहुत अच्छा आप बता रहे हैं जी। हाँ नहीं, मैं फिर एक बार समय लूंगा, बाद में किसी और दिन लूंगा, क्योंकि हम तो खुद इतना विशेष रखेंगे शॉर्टकट सर कर आपका रहे हैं। कार्यक्रम, क्योंकि हाँ नहीं, फिर टाइम इसके की बाद मर्यादा भी है सर, माफी चाहूंगा। तो आदरणीय श्री सत्यनारायण दुबे जी ने विकास की प्रक्रिया को एक मनोविज्ञान के माध्यम से आपने दर्शाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ अर्चना सिंह जी को। अर्चना सिंह ग्रेटर नोएडा से हैं और विद्यालय की प्रबंधिका भी हैं और साहित्य के क्षेत्र में भी आप लेखनी चला रही हैं। आप आए और अपने वक्तव्य से अनुग्रहित करें आदरणीय अर्चना सिंह जी। जी नमस्कार आप सभी को। आवाज आ रही है सर मेरी ठीक? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। मैं सर्वप्रथम सभी सम्मानित शिक्षाविद एवं साहित्यकारों को सादर नमस्कार करती हूँ और अभिवादन करती हूँ आप सभी का। और मेरा बड़ा सौभाग्य है मुझे आप सभी के साथ आपके विचारों को सुनने का अवसर प्रदान किया, और ये सब भारत भूषण जी के प्रयासों से हुआ। और जिन्होंने मतलब भारत भूषण जी ने इतना शानदार विषय रखा, बच्चों में घटते संस्कार, तो हम सभी का साक्षात्कार तो हो चुका है और मैं आगे समय की सीमा को देखते हुए आगे बढ़ती हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगी। और मैं बच्चों में घटते संस्कार की सबसे पहला कारण माता पिता को मानती हूँ। ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है, पारिवारिक परिवेश और सामाजिक परिवेश। जी। तो हमारा पारिवारिक परिवेश कैसा होना चाहिए? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में माता पिता को बच्चों के लिए समय नहीं है और बच्चे माता पिता व्यस्त हैं अपना, आजकल कोविड की वजह से घर से ही ऑफिस और घर से ही कार्य चल रहा है। बच्चे फोन पे, टीवी पे और लैपटॉप पे, ये सब पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रही है या क्या, बच्चा क्या कर रहा है पता ही नहीं चलता है। तो सबसे पहले मैं माता पिता को जिम्मेदार मानती हूँ और बच्चों में अधिक माता पिता का, घर के वातावरण का बच्चों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। घर में हम अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छी बातें, सद्गुण, सदाचार और उत्कृष्ट जीवन के आधार हैं सद्गुण और सदाचार ही। जी। और माता पिता के व्यवहार आचरण से ही बच्चों का जीवन बनता है। जी। तो माता पिता कैसा व्यवहार करते हैं, किस तरीके से घर में बात करते हैं, बच्चे सब सीखते हैं। बच्चे एक माटी के घड़े की तरह होते हैं, जैसा हम उसे बनाएंगे उसी ही ढलान में ढलेंगे बच्चे। तो आगे अगर ऐसा देखा हमने आसपास के परिवेश में भी देखा होगा, परिवार में गृह क्लेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और इनका बच्चों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और आगे चलकर उनका स्वभाव और व्यक्तित्व वैसा ही बन जाता है। उनका स्वभाव में जैसा वो अपने माँ बाप से, माता पिता के साथ देखते हैं, घर में व्यवहार और वातावरण देखते हैं, गृह क्लेश और ये सारी चीजें वैसे आजकल दिखा है में माता पिता भी घर में 2-2 बजे तक पार्टियां होती हैं और सारी चीजें, मतलब ये बच्चों के सामने उनको लगता ही नहीं है कि बच्चों के सामने ये सारी क्रियाएं नहीं होनी चाहिए। तो ये सब कुछ चलता रहता है, ये नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से हम बच्चों में संस्कार बिल्कुल खत्म हो जा रहे हैं। और आगे में मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, आखिर में परिवार के वातावरण से ही बच्चों के संस्कार, भाषा, विचार, आदर्श, गुणों आदि का निर्माण होता है। इसीलिए बच्चों को सुसंस्कारित बनाने के लिए हमें अपना पारिवारिक परिवेश अच्छा करना चाहिए सबसे पहले। और दूसरा, आज की भौतिक संस्कृति ने समाज में बच्चों को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है। इंटरनेट, टीवी, फोन, ये सारी चीजें तो बच्चों को बुरी तरह प्रभावित कर रखा
दिखावे की संस्कृति से व्यक्तित्व का विकास का कोई संबंध नहीं है। मतलब उन्हें इस बात का पता है सभी को, हमको, कि हमें दिखावे की संस्कृति से हमारे व्यक्तित्व का कोई संबंध नहीं है, और फिर भी वो सब कुछ चलता रहता है उसी प्रक्रिया में। और हमारे सामाजिक और पारिवारिक परिवेश में कुछ ऐसा घटित होने लगा है जो महंगे खान पान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को प्राप्त करने की होड़ में जीवन मूल्यों को प्रभावित करती है। तो हमारे जीवन के मूल्य प्रभावित होते हैं सब हमारा जो आसपास का हमारा परिवेश है, पहले हमें उस पर विचार करने की अति आवश्यकता है। और बच्चों के अंदर संस्कार निर्माण के लिए हमें क्या करना चाहिए? बाल साहित्य की ओर प्रेरित होना चाहिए, और अच्छी किताबें, कहानियां। पहले क्या था, पहले कहानियां भी दादी नानी और पेरेंट्स हमारे कहानियां भी सुनाते थे। अब तो किसी के पास टाइम ही नहीं है, बच्चों के साथ समय व्यतीत करने का टाइम ही नहीं है, सब ही अपने अपने काम में बिजी हैं। सब बच्चों पर ध्यान ही नहीं है किसी का। तो और पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण से नैतिक मूल्य खत्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल हमारी मॉरल एजुकेशन बिल्कुल ना के समान रह गई है, और हमारा शिक्षा का लेवल भी, शिक्षा का रूप भी बिगड़ रहा है। और यही पर मेरा टाइम भी हो चुका है जी, शुक्रिया। तो सबसे बड़ा है परिवार, और परिवारों को टूटना, और शिक्षा का बिगड़ा रूप, और सामाजिक परिवेश में इन सब कारणों को ज्यादा बच्चों का घटते संस्कार का कारण मानती हूँ। और जी थैंक यू। जी धन्यवाद। आदरणीय अर्चना जी ने, आपने बहुत सुंदर ढंग से जो पीड़ा को जाहिर किया है कि हम अभिभावकों को समय देना चाहिए। माता पिता ही संस्कार की मूल अवस्था होते हैं, और माता पिता अगर अपने बच्चों को पूरा समय नहीं दे पाते तो कहीं ना कहीं बच्चे भटकते हैं। खैर, बहुत अच्छी आपकी अभिव्यंजना, और इसी के साथ मैं मंच पर आवाज दे रहा हूँ। मैं पहुंच रहा हूँ सीमा गुलाटी जी के पास। सीमा गुलाटी जी, आप आए और अपने वक्तव्य से अनुग्रहित करें। सीमा गुलाटी जी। भारत जी, मेरी आवाज आई है नहीं? जी जी, भारत जी बिल्कुल आ रही है, सही आ रही है। रश्मि अग्रवाल, मेरी आवाज आ रही है? रश्मि अग्रवाल। हाँ जी, हाँ जी मैडम। मैम, आप भी, आपकी अगली बारी है। रश्मि अग्रवाल मैम, आप अपना मोबाइल। नहीं, आवाज आ रही है? आवाज तो बताइए, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर इनको आ रही है आवाज, तो पहले इनको इनवाइट कर दीजिए, रश्मि अग्रवाल। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ठीक है सर, पहले तो माँ शारदा को नमन, इस मंच को नमन, और आप सब प्रबुद्ध जनों को नमन कि आपने मुझे मौका दिया आपके इसके मंच के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और जो आपने टॉपिक चूज किया है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। बच्चों में संस्कार कम हो रहे हैं, क्योंकि इसका मेन रीजन है बच्चे वही सीखते हैं जो घर में देखते हैं। पहली टीचर उनके पेरेंट्स ही होते हैं, और आजकल सब वर्किंग है, जॉइंट फैमिलीज नहीं है, तो बच्चों को इतना कुछ सीखने को मिलता नहीं है। दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, और उसके बाद जो मेन चीज है कि जो स्टेटस सिंबल बन गया आजकल हर जगह कि स्कूल्स हैं, जो ये नहीं है कि जो बड़े स्कूल्स हैं वही अच्छी एजुकेशन देते हैं, दूसरे स्कूल्स भी हैं, उनमें भी अच्छी एजुकेशन दी जाती है, फाउंडेशन अच्छी बनाई जाती है, लेकिन एक स्टेटस सिंबल होता है कि हमको बच्चों को स्कूल में ही पढ़ाना है, कुछ है, और वहां जाके बच्चे देखते हैं कि देखा देखी, दिखावा, उनको सही है गलत का वो नहीं होता, पता नहीं चलता। उसको दरकिनार रख के कि उनके जैसे खाना पीना, पेरेंट्स भी शुरू में तो बच्चों की हर जिद पूरी करते रह रहे हैं आजकल के जो पेरेंट्स हैं मेनली, कि लेकिन एक टाइम के बाद आप उनकी सारी जिद पूरी नहीं कर सकते, तो बच्चे उसमें वायलेंट हो जाते हैं, डिप्रेशन में अवसाद आ जाता है उनको, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है चीज। उसके बाद मेरा जो वो है व्यू है कि स्कूल्स में रामायण गीता जरूर पढ़ानी चाहिए, क्योंकि जब हम बड़े होते हैं एजुकेशन के बाद हम लोग
12th के बाद कोई इंजीनियरिंग में गया है, कोई डॉक्टर में, तो उनके पास इतना टाइम नहीं हो कि आप अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, महापुरुषों की जीवनियां या कोई भी देशभक्ति की। तो ये चीजें ना एक प्रॉपर सब्जेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि किसी हिंदी की बुक में 2-3 चैप्टर दे दिया और हो गया, क्योंकि हम कुछ सीखते नहीं है। और अगर हम अपने बचपन में चीजें कहीं ना कहीं पढ़ी होती हैं, सुनी होती हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे जहन में रहता है कहीं ना कहीं जी। और पेरेंट्स को तो टाइम देना ही चाहिए, और ये ज्यादा स्ट्रिक्टनेस भी नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे कहीं ना कहीं जाके बाद में वायलेंट हो जाते हैं। और ना ही ज्यादा ढील देनी चाहिए, बच्चों के साथ थोड़ा फ्रेंडली रहना चाहिए। उनको जब कभी टाइम मिले आप उनको पास लेके बैठिए, उनको अच्छे बुरे का ज्ञान देना बहुत जरूरी है कि ये चीज आपके लिए ठीक है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कल्चर है, हमें इसके हिसाब से चलना है। और अगर एक बार आपने बच्चों के साथ मेहनत कर ली, आपने उनको टाइम दे दिया, अपनी ख्वाहिशों, अपना टाइम थोड़ा सा कम करके बच्चों के लिए अगर आपने टाइम दे दिया, तो जब बच्चे एक लेवल पे पहुंचेंगे उसके बाद आपको अपने उस परवरिश का रिजल्ट देखने को जरूर मिलता है। कि उसके बाद फिर आपको बच्चों को कहना नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें एक लेवल के बाद पता चल जाता है कि क्या चीज हमारे लिए अच्छी है, हमारी मर्यादाएं क्या है, हम कहाँ सही कहाँ गलत है। बस उसके बाद हम लोगों की जिम्मेवारी थोड़ा कम हो जाती है कि, लेकिन ये इसके लिए बच्चों के साथ मेहनत तो करनी पड़ती है जी। और एक बात और कि हमें अपने में गट्स इतने होने चाहिए, हमारे व्यवहार में, हमारे संस्कार, या हम जब भी अपने बड़ों को करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वो चीज पहले हमारे में होनी चाहिए, ताकि हमें अपने बच्चों को किसी और का एग्जाम्पल देने की जरूरत ही ना पड़े। हम खुद ही उनके लिए कम से कम इतना एग्जाम्पल तो हम खुद का सेट कर सकते हैं, खुद को सेट कर सकते हैं कि कम से कम बच्चे हमें देख के कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखे। तो ये तभी होगा जब हम अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करेंगे, हम अपने आचरण में अपने उसको चीजों को लेके चलेंगे। तो मुझे तो ऐसे लगता है। और एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ आपको। मैं अभी किसी के घर गई 15-20 दिन पहले, तो उनकी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी 13 साल की है, छोटी बेटी 11 साल की है। मैंने उनसे ऐसे पूछा, बेटा आपने रामायण देखी है टीवी पे? लॉकडाउन में तो बहुत आई है। कह रहे आंटी ये रामायण क्या होती है? उस टाइम मतलब इतना शॉक्ड हुई मैं कि इन बच्चों को 13 साल के 11 साल के बच्चे हैं, उनको नहीं पता रामायण क्या है, जो हमारे धर्म है, जो हमें सिखाती है गीता और रामायण, हमें जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, हमारी मर्यादाएं, हमारे आचरण, सब चीजें। तो अगर ये चीजें स्कूल से शुरू होंगी तो कुछ ना कुछ बच्चों में वो रहेगा उसका। तो मुझे तो 2-3 चीजें लगती हैं कि अगर हम लोग पूरा तो नहीं ठीक कर सकते, जो बच्चों में संस्कार है, हाँ कुछ हद तक हम उन्हें सही राह दिखा सकते हैं कि ये ठीक है, आप लोग यहाँ ये कर कीजिए, अच्छी बात है। वो पेरेंट्स से टीचर कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, बहुत मुझे लगता है टाइम भी हो गया। थैंक यू सो मच सर। जी, बहुत अच्छी आपने अभिव्यंजना, आपने बहुत अच्छे विचारों को प्रस्तुत किया। सीमा गुलाटी जी का कहना है कि आप और हम सभी का ये कर्तव्य है कि बच्चों को धर्म ग्रंथों की शिक्षा भी दी जाए। धर्म ग्रंथों का मतलब धर्म नहीं है, धर्म का मतलब धार्यति धर्म, यानी कि जो जीवन में संस्कारों को धारण किया जाता है उसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। आप यकीन मानिएगा कि जब लॉकडाउन था तो मैंने अपने बच्चों को, जब रामायण शुरू हुई तो मैंने खुद भी बड़ी गंभीरता से इसको देखा। कभी ये बात नहीं है कि पहले देखा नहीं था, तो पहले भी कभी सीरियल जब शुरू हुआ था तब भी देखा और बच्चों को भी मैंने दिखाया। मैं आज भी प्रयास करता हूं कि जब भी कोई ऐसा प्रेरक प्रसंग हो उसको जानबूझ के उनके लैपटॉप पे लगा देता हूं, उनके टीवी, अगर टीवी पे देख रहे हैं तो ऐसा कोई भी धार्मिक प्रसंग हो, धार्मिक अर्थात जो नैतिकता से भरपूर हो, चाहे वो किसी फिल्म का सीन क्यों ना हो, चाहे वो कहीं अच्छा, वो अपने माइंड में पहला मेकअप करता हूँ, उसको देखता हूँ कि इसमें कहाँ हमें सीखने को कुछ मिल रहा है। चाहे वक्त फिल्म है, वक्त फिल्म का एक सीन है, एक पॉइंट है, वो आप दिखाइए कि बच्चों को पता चले कि अहंकार क्या चीज होती है और आदमी को वक्त कहाँ से कहाँ लेके चला जाता है। आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हम उनको प्रैक्टिकली करें। मैं प्रयास करता हूं अपने बच्चों को इसी प्रकार प्रैक्टिकली उनको ये चीजें दिखाता हूं, उनको ये बताता हूं कि आप अपने जीवन को
बताने का आप शो मत कीजिए कि हम बच्चों को दिखा रहे हैं, लेकिन आप इस टाइप से चालाकी से अपने तरीके से इस टाइप से बच्चों में संस्कार भर सकते हैं। उन छोटे छोटे इश्यू को, उन छोटे छोटे पॉइंट्स को, उन छोटी छोटी टेलीफिल्म को आप समय दीजिए, कम से कम 15-20 मिनट समय जरूर दीजिए, बच्चों की बात सुनिए। बच्चे बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हम सुनना नहीं चाहते, यहीं से संस्कार कुंठित होने शुरू हो जाते हैं। एक कुंठा का भाव आ जाता है बच्चे को जब हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है बेटा, मैं अपने मोबाइल में व्यस्त हूँ, आप अपने मोबाइल देखिए। अगर हम ऐसा कहेंगे तो वो बच्चों के अंदर वो चीज कभी नहीं आ सकेगी जो हम लाना चाहते हैं। तो इस विषय में गंभीरता से कार्य करने की जरूरत है। मेरी बेटी हॉस्टल में BSc सेकंड ईयर कर रही है, तो जब वो आती है तो मैं उसके पास पूरा 2 घंटे जरूर बैठता हूँ, वो सारी बातें बताती है। संस्कार कहाँ तक गए, मेरी बेटी ने बताया कि हमारे कॉलेज की लड़कियां ड्रिंक करती हैं। मैं हैरान हुआ, मैं ये बात चंडीगढ़ की तो सुनी थी, दिल्ली में भी सुनी थी, लेकिन करनाल जैसे जो अभी अपेक्षाकृत छोटे शहर हैं, करनाल है, पानीपत है या ये कुरुक्षेत्र है, वहां के बच्चे भी ड्रिंक शुरू कर दिया है, वहां की लड़कियों ने ड्रिंक शुरू कर दिया है। फिर मैंने इन तथ्यों को देखा, मैंने देखा कि हमारे ये समाज, अगर लड़कियां ही ड्रिंक करनी शुरू कर दिया तो लड़कियां माँ जननी का रूप है, लड़कियां जननी का रूप है, और इन्होंने ये अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगी। आप यहाँ से देखिए, आज हमारे देश के अंदर 43.7% जो है ना, 43.7% लड़कियां ड्रिंक कर रही हैं। अब ये देश कहाँ जाएगा आप देखिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं अपनी बात इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं बाद में समय नहीं लूंगा, मैं मोटे इशू आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि हम अपने बच्चों को आज आईलेट की कोचिंग करवा रहे हैं, विदेश जाने का फॉर्मूला। भाई मुझे फिर जाना भी है, मैं फिर अब क्या करूं? हाँ जी, एकता जी बोल रहे हैं क्या? नहीं, मैं रश्मि बोल रही हूँ। अच्छा, आप तैयार है मैम? बिल्कुल, आवाज क्लियर है। चलिए, मैं अपनी बात इसके बाद पूरी करूंगा। रश्मि अग्रवाल जी जुड़े हैं, आप आइए और अपने वक्तव्य से हमें अनुग्रहित कीजिए। आपकी आवाज दुरुस्त हो गई है, मोबाइल का डिवाइस संस्कारित हो गया है, बहुत अच्छी बात। आइए हमें अपने विचारों से स्वागत है आपका। जी पटल का अभिवादन करती हूँ और सभी का अभिनंदन। सबसे पहले बोलना था, सबसे बाद में बोल रही हूँ। सभी को सुना, सबने बहुत उत्कृष्ट बोला। जितना मेरा अनुभव है और जो एक मूल मुद्दा है कि चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए, तो सबसे मूल मुद्दा है संवाद की कमी। एकल परिवार होने के कारण प्रतिस्पर्धा, ऊंचे मापदंड और विकास के पैमाने, आज हर माता पिता को अपने भविष्य की चिंता बहुत अधिक है, क्योंकि आज हम हर प्रकार की सुख सुविधाओं को अपने घर में चाहते हैं। 1 या 2 बच्चा, आज की आपने देखा होगा चलन में कि 1 बच्चा करना भी कोई माता पिता जल्दी से नहीं चाहता, जिसके कारण बच्चों को लाड प्यार के कारण बहुत सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं। जो बच्चे ने मांगा उसको पकड़ा दिया। उसके पीछे तुलनात्मक अध्ययन बिल्कुल नहीं होता माता पिता का, क्योंकि समय का अभाव है। बच्चों को जन्म दिया और उनको छोड़ दिया, ये कहकर कि बेटा आपके हाथ में हमने एक उपकरण पकड़ा दिया है मोबाइल के रूप में, आपको जो भी खेलना है, जो भी देखना है, इससे देखिए और आप इसी से बढ़ते जाइए। एक हमने आपके लिए कर्मचारी रख दिया है। तो जब हम बच्चों से संवाद नहीं करेंगे, बच्चों की बातों को नहीं सुनेंगे, तो संस्कार बच्चों में कहाँ से आएंगे? क्योंकि संस्कार ऐसी चीज नहीं है कि हमने किताब में लिख दिया और बच्चों ने पढ़कर पास हो गए और संस्कार हमारे अंदर आ गए। संस्कार दिन प्रतिदिन की चीज है और ये आती है माता पिता के विचारों से, माता पिता की आदतों से, माता पिता के रोज के व्यवहार से, कि उन्होंने अपने बुजुर्गों के साथ कैसे व्यवहार किया। बच्चा देखता है और जैसा बच्चा देखता है बिल्कुल वैसा ही वो करता है, क्योंकि वो तो कच्ची मिट्टी का बना हुआ है। अब बढ़ते हैं, जब हम बच्चा बड़ा होता है और वो जाता है स्कूल कॉलेज में, वहां जो आजकल के गुरु हैं उनका एक ही मापदंड है
कोई अगर यहाँ शिक्षक हो तो मुझे माफ करें, उनका भी एक ही मापदंड है कि बच्चों को एक पुस्तक पढ़ानी है, उसको याद करवानी है और परीक्षा पास करनी है, उसके बाद उसको डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक जो भी बनना है। वहां शिष्टाचार, व्यवहारिकता या संस्कार नाम की कोई चीज ऐसी नहीं है कि आधा घंटा भी कोई गुरुजन बच्चों को ये बताता हो कि बेटा आपको किस प्रकार अपने परिवार से, अपने समाज से और अपने देश के लिए आपको किस प्रकार समर्पण करना है, आपको किस प्रकार समाज से तालमेल बिठाना है। आप देखिए कि स्वतंत्रता के समय में जब उस समय के युवाओं ने अपनी जान दी थी तो उनकी माताओं ने उनसे क्या कहा था कि बेटा आपको स्वतंत्रता हासिल करनी है, भले ही आपकी जान चली जाए। लेकिन आज बताइए कि अगर आज कोई भी क्रांति होती है तो कौन माँ ये कहेगी कि बेटा आपको इस क्रांति को जीतना है, भले ही आपकी जान चली जाए। क्योंकि ना समर्पण हमारे माता पिता के अंदर है और ना ही समर्पण हमने अपने बच्चों को सिखाया है। अब इसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगी कि जो मैं आज स्वयं भी कर रही हूँ। आज हमारे दादा दादी, नाना नानी या जो हमारे वरिष्ठ हैं वो आज बच्चों के साथ नहीं रहते, तो इसलिए जो वरिष्ठ इस समय अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं, जिनके पास समय है, तो हमारी सरकार को चाहिए कि आधा घंटा या 1 घंटा स्कूल कॉलेज में उसके लिए कार्यशाला के लिए एक पीरियड बनाए और उन वरिष्ठ जनों की सेवाएं ले बच्चों को संस्कारित करने के लिए। उससे ये होगा कि बच्चों को वो जो बुजुर्ग हैं जिनके पास समय है वो जाकर उन्हें बताएंगे कि बेटा आपको किस तरह से अपने परिवारजनों के साथ तालमेल बिठाना है। वहां से जब आप निकलकर समाज में आते हैं तब आपको समाज को कैसे समर्पण अर्पण देना है, आपको किस प्रकार अपने गुरुओं के साथ, अपने मित्रों के साथ किस प्रकार से आपको संस्कार बनकर अपना जीवन बिताना है। जो हमारी महिलाएं हमारे सामने हैं या और भी जो महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं, उन सबसे मेरा एक ही संदेश है कि आप अपना थोड़ा सा समय आप स्कूल कॉलेज में जाइए, जैसा मैं करती हूँ, 3 वर्ष से कर रही हूँ। स्कूल कॉलेज में जाती हूँ और क्लास के अनुसार उन बच्चों को मैं वहां जाकर हर विषय पर आधा घंटा संस्कार बताती हूँ। मैं तो सुझाव के रूप में यही कहना चाहूंगी कि हम जो वरिष्ठ जन हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों से जब मुक्त हो चुकते हैं तो हमें आवश्यकता होती है अपने नाती पोतों की, और वो हमारे पास उस समय नहीं होते, वो अपने काम में व्यस्त होते हैं। तो क्यों ना हम अपना समय स्कूल कॉलेजों को और कुछ संस्थाओं को दे और वहां पर संस्कार शालाएं चलाएं। जो संस्कार दादी नानी से मिलते हैं वो संस्कार हम जाकर वहां बच्चों को दे सकते हैं। देखिए मैं 3 वर्ष से ये कार्य कर रही हूँ और यहाँ के एक स्कूल में 650 बच्चे हैं। हमारे यहाँ के वालिया ग्लोबल स्कूल है, उसमें भाई साहब 650 बच्चे हैं। मैं 3 वर्ष से वहां जा रही हूँ और उनको संस्कार देती हूँ। आज आधे से भी ज्यादा बच्चे जब मुझे देखते हैं तो मेरे पैर छूते हैं। तो आप ये बताइए कि हम कैसे दोष दें कि हमारे बच्चों को संस्कार नहीं आते, हम देना ही नहीं चाहते, हमारे पास समय ही नहीं है उनके साथ संवाद करने के लिए, उन्हें बताने के लिए। आज कोई माता पिता अपने बच्चों को टोकते हुए नहीं देखा जाता। बच्चों की आवाज में तेजी हो, बच्चों किसी प्रकार का व्यवहार करते हो, कोई माँ बाप उन्हें नहीं टोकता, क्योंकि सिर्फ एक बच्चा होता है और माँ बाप डरते हैं कि बच्चे ने कोई गलत कदम उठा लिया तो क्या होगा। तो इसलिए बस मैं तो अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि हम वरिष्ठ जनों का, और जैसे हम लोग की उम्र है 60 वर्ष के बाद हमारे पास समय ही समय होता है, तो क्यों ना हम अपना समय स्कूल कॉलेजों को या संस्थाओं को दें और अपने इन बच्चों को संस्कार दें, ताकि ये जो आज हम विषय लेकर बैठे हैं, अगला विषय शायद ये हो कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे होने लगे हैं। इसके साथ ही मैं सभी का अभिवादन करती हूँ और धन्यवाद। रश्मि जी बहुत खूब जी, नमस्कार भाई साहब, बहुत अच्छा लगा, सभी बड़ा अच्छा वक्तव्य रखा। मैं कर रही हूँ ना भाई साहब 3 साल से काम, कार्यशाला चलाती हूँ स्कूलों में, बिल्कुल आपकी वाणी से लग रहा है। और पर्यावरण के लिए भी चलाती हूँ, मैं बहुत सारी चीजों के लिए चलाती हूँ, फोन पर भी चलाती हूँ। फोन पर भी किसी को परेशानी है तो मुझसे जुड़े, मुझसे बात करे
और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज सीख चुके हैं। तो मैं बहुत खुश रहती हूँ, 70 वर्ष की हूँ और सारे काम आराम से करती हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मुझे किसी चीज की। साधुवाद आपको, साधुवाद। हम संपर्क में रहेंगे आपसे। हाँ भारत जी संभाले। भारत जी आपको लीड हटानी पड़ेगी, मुझे लगता है आपकी आवाज नहीं आ रही। कुलविंदर जी एज यूजुअल बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। आज ऐसा मेरे ख्याल से 2 वक्ता रह गए, एकता जी हैं और जी मुकेश जी, क्या मैं बोल सकती हूँ कि मेरे यहाँ पे ना नेटवर्क आज बहुत पुअर है और मुझे फिर जी। गाड़ी चला के घर वापस भी जाना है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप अपने विचार रखें। जी एकता जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुन नहीं पाई हूँ किसी का भी, क्योंकि नेटवर्क आज बहुत ही खराब था हमारे एरिया में और सभी मेरे ख्याल से मुझसे उम्र में काफी बड़े भी हैं यहाँ पे। और मैं एक फाइनेंशियल मेंटर हूँ और बच्चों के साथ भी बहुत काम करती हूँ। जी। मेरी खुद की बेटी है 5 साल की। मैं ये पूरी तरीके से तो सहमत नहीं होंगी कि आजकल के बच्चों में संस्कार नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे बच्चों को भी जानती हूँ। जब हम उनसे मिलते हैं, जिस भी उम्र के हों, हम भी किसी की बुआ मासी हैं, और वो बच्चे जब हमसे मिलते हैं तो पैर छू के नमस्ते करते हैं। लेकिन जो थोड़ा बहुत मैं सुन पाई, जैसे रश्मि जी ने कहा कि माता पिता के पास टाइम नहीं है। सही बात है, माता पिता के पास टाइम नहीं है, तो उसका सल्यूशन हमने जो निकाला था, क्योंकि हम भी दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं और हमारी बच्ची जो है उसके पास सिर्फ एक ही ग्रैंड पेरेंट है। तो हमारा सॉल्यूशन ये था कि हमने उसको रेगुलरली अपने ग्रैंड मदर के साथ वीडियो कॉल्स करवाई, और जितने भी हमारा एक्सटेंडेड फैमिली है उनसे हमने उसकी रेगुलर बातचीत कराई, ताकि उसको पता हो कि बड़े घर में कौन होते हैं। ये बच्ची रोज उठ के सुबह अपने लेट ग्रैंड पेरेंट्स को, यानी कि दादा दादी और नानू को सुबह उठ के नमस्ते करती है, सोने से पहले नमस्ते करती है। चाहे वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनका जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमेशा उसके आसपास हैं और उसके साथ रहेंगी। पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे ये लगता है कि जब आजकल के माता पिता ही संस्कारी नहीं है तो बच्चे संस्कारी कहाँ से हो सकते हैं। मैं चाहे एक 5 साल की बच्ची की माँ हूँ, लेकिन मैं एज में उस तरफ हूँ, और जितने भी मैं यंग पेरेंट्स को देखती हूँ, जैसा कि रश्मि जी ने कहा और शुरू में प्रोफेसर कुलविंदर जी ने भी कहा था कि टाइम नहीं है किसी के पास। एंड सॉरी टू से, बट कुलविंदर जी ने कहा था कि जो लोग 1960 से लेकर 1980 के बीच में पैदा हुए हैं, वो जो है वो ज्यादातर इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट सर, मे बी माई एक्सपीरियंस हैज बीन बैड, लेकिन मैं ऐसे सीनियर, बल्कि सुपर सीनियर सिटीजन को भी जानती हूँ जो शायद अपने संस्कार काफी हद तक भूल चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ताली जो है वो दोनों तरफ से बजती है। स्कूल्स में मुझे लगता है कि वैल्यूज को सिखाने के लिए काम करना चाहिए, चाहे वो सोशल स्किल्स पे काम होता है, लेकिन इमोशनल स्किल्स एंड एम्पैथी के ऊपर स्कूल्स में ज्यादा काम नहीं होता है, और जो होता भी है वो एक लिप सर्विस लेवल पे होता है। तो आई थिंक वो कल्चर बताने के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को त्योहार के मतलब समझाए जाए, और सिर्फ अपने ही रिलीजन के त्योहार नहीं, हर एक त्योहार का मतलब समझाना चाहिए। और मैं अपना ही उदाहरण ले सकती हूँ, मेरे घर में चाहे वो दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु नानक जयंती हो, जो भी हो, मेरी बेटी को मैं उस ओकेजन के हिसाब से तैयार करती हूँ और उसको उस त्योहार का मतलब समझाती हूँ। उसको हम ये भी हम उससे छुपाते नहीं हैं। अगर कोई मैम आप हैं? जी मैं हूँ। जी जी जी, आपकी बात बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी आपका कंटिन्यू रखें। जी दूसरी चीज आप किसी ने ये भी कहा था कि देने चाहिए। रिसर्च ये कहती है कि जब बच्चा पैदा होता है उससे पहले जो उसके एकता जी का सिग्नल मेरे ख्याल से उनका नहीं सिग्नल कनेक्ट सही हो नहीं रहा। आता है,
बुला लीजिए है जब वो हाँ जी, टीनेजर्स हाँ जी। होते हैं। भारत जी, आप नेक्स्ट प्रतिभागी को बुला लें तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। हाँ जी, आवाज ऑडिबल नहीं है इनकी। हाँ जी जी जी, ये विनम्र निवेदन है, किसी के ऊपर कोई इसका वो नहीं, क्योंकि सिग्नल की प्रॉब्लम है। सिग्नल भारत की जी प्रॉब्लम आपके। है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एकता सहगल जी ने बहुत सुंदर ढंग से अपनी बात को रखा। आगामी प्रतिभागी के रूप में मैं अमृतसर पहुंचता हूं। अमृतसर से हमारे बीच में जुड़े हैं आदरणीय नीलम प्रभा देवगन जी। भारत भूषण जी, बस लास्ट में एक चीज कहना। जी 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 जी, बस एक ही चीज और कहना चाहूंगी। रिसर्च ये कहती है कि जब एक लड़का और लड़की अपने प्यूबर्टी के स्टेज में होते हैं, उस टाइम पे जो उनके इमोशंस होते हैं, जो रिएक्शंस होते हैं, जो परवरिश होती है, वो आगे जाके जब वो माँ बाप बनते हैं उसका इम्पैक्ट उनकी ऑफस्प्रिंग पे पड़ता है। तो आई थिंक जो पिछली जनरेशन से भी पिछली जनरेशन है उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि आगे की जनरेशन में संस्कार बने रहें और वो बच्चे वैल्यू सिस्टम के इंटैक्ट रहें, तो अब हमारे बच्चे हैं, हमें उन पे करेक्टिव मेजर्स लेना होगा। हर एक इंसान इसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। जब तक हम बड़े ठीक नहीं होंगे, बच्चे ठीक नहीं सिग्नल नहीं आ रहा है भाई, सिग्नल नहीं आ रहा है। क्योंकि बच्चे हमसे सिग्नल नहीं आ रहा है इनका। सिग्नल नहीं आ रहा था, लेकिन एकता सहगल जी जो बात कहने जा रहे थे वो यही है कि संस्कार दो प्रकार से मनुष्य जीवन को प्रभावित करते हैं। एक तो जन्म, जब हम गर्भ में होते हैं, दूसरा गर्भ के बाद जब हमारा इस धरती पर जन्म होता है। ये 9 मास की जो अवधि है, जब गर्भाधान संस्कार जिसको कहा जाता है, कि उसके साथ ही संस्कारों का आरोपण हो जाना चाहिए। आजकल जो सबसे बड़ी कमी आ रही है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं टीवी पर ज्यादा जोर देती हैं, अगर वो धर्मशास्त्र और नैतिक बातें और वीर शिवाजी जैसे महापुरुषों की कथाएं पढ़ें तो उसका प्रभाव बच्चों पे पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। महाभारत में भी अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की शिक्षा जो उसके पिताजी बता रहे थे, अर्जुन बता रहे थे सुभद्रा को, तो वहां से ग्रहण कर ली थी। और वापसी का वो नहीं सुन पाए, उसकी माँ सो गई थी और जिसका प्रभाव उसके बच्चे पर भी पड़ा। तो संस्कार जन्म से के बाद, यानी कि जन्म से पहले हमारी जो 2 अवस्थाएं हैं संस्कारों की, कि जब हम गर्भ में होते हैं तब भी हम उन संस्कारों को ग्रहण कर सकते हैं। और वो ग्रहण बहुत अच्छी तरह से, अगर माँ वास्तविक रूप से संस्कारी बातों को ग्रहण करे, संस्कारी जीवन जिए, लड़ाई झगड़े से भी क्योंकि लड़ाई झगड़े शुरू से ही चलते आ रहे हैं जब से दुनिया बनी है। संस्कार जो हैं वो माता के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं, क्योंकि माता के ऊपर और पिता के ऊपर इसलिए क्योंकि माहौल अगर अच्छा है तो बच्चे भी संस्कारी होंगे। यही बात कुछ कहने जा रहे थे आदरणीय एकता सहगल जी। तो मेरा यह मानना है कि संस्कारों की शिक्षा हम गर्भाधान काल से ही दी जाए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार का विशेष महत्व है। ये प्रथम संस्कार है और उसके बाद सारे संस्कार शुरू होते हैं। गर्भाधान है, पुंसवन संस्कार है, जात कर्म संस्कार है, चूड़ाकर्म संस्कार है, या फिर सीमंतोन्नयन संस्कार है, जगोपवीत संस्कार है। ये सारे संस्कार बाद में। और उसके बाद 25 वर्ष की अवस्था का जो संस्कार है, 15वां संस्कार, वो विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार के बाद कोई भी संस्कार शेष नहीं रहता। फिर अंत्येष्टि संस्कार है जिसको अंतिम संस्कार कहा जाता है, यानी कि मनुष्य जीवन का जो हमारा यहाँ का लौकिक जीवन है उसका अंतिम पड़ाव 16वां संस्कार जिसको अंतिम संस्कार कहा जाता है। खैर, जो 14 संस्कार हैं विवाह तक के, यानी कि 15वां संस्कार विवाह संस्कार है, वहां तक संस्कारों को आरोपित करने का प्रावधान शास्त्रों में भी है। लेकिन
अब ये ना तो योगोपवी संस्कार है, ना खुदाकर्म संस्कार है, ये सारे संस्कार कहीं ना कहीं हम छूट चुके, भूल चुके हम। लेकिन जो विज्ञान सम्मत बात है और अच्छे संस्कारों को ग्रहण करने के लिए जो विज्ञान भी मानता है कि माता को गर्भाधान के दौरान नैतिकता का, आदर्शों का जीवन व्यतीत करना चाहिए, और उस आदर्शों का जीवन व्यतीत करने में परिवार के शेष सदस्यों की भी भूमिका है कि वो उनको वैसा ही स्वस्थ माहौल प्रदान करें जिससे वो बच्चे के संस्कार प्रभावित हों। तो यही बात कुछ कहने जा रहे थे इस अलका जी, जो मैंने पूरी की है। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ नीलम प्रभा देवगन जी को। आप अमृतसर से हैं और आप रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और अनेक शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित कर चुके हैं। आप आए और अपने वक्तव्य से अनुग्रहित करें। आदरणीय नीलम प्रभा जी। धन्यवाद भारत भूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया सिर्फ अपने विचार प्रस्तुत करने का ही नहीं, बल्कि इतने विद्वान और विदुषी लोगों से मिलने का और उनके विचारों से रूबरू होने का मौका दिया। इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे प्रबुद्ध लोग जुड़े हैं हमारे साथ, ये हमारा सौभाग्य है। और विशेष रूप से जैसे हैं, बहुत मैंने आपका सारी प्रोफाइल को देखा है, बहुत गंभीरता से चिंतन करते हैं आप, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, समय दिया आपने। तो मेरे पास कुछ नया तो कहने को नहीं है, लेकिन जो भी मेरा जिंदगी का काफी ज्यादा, मैंने ऑलमोस्ट फॉर 4 decades आई हैव बीन अ टीचर, तो 4 दशकों का मेरा अनुभव है जी। तो उसके आधार पे मैं ये कहती हूँ कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो एक्सीडेंटल पेरेंट्स बनते हैं। दे प्लान देयर चिल्ड्रन विदाउट एनी प्रेपरेशन, कि हमें माँ बाप बनना है तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है। वो तैयारी नहीं होती है, कोई संस्कार माँ बाप में ही नहीं है। माँ बाप को भी बहुत कम पता है रामायण महाभारत और अपने महाग्रंथों के बारे में, तो वो बच्चों को कहाँ से देंगे। सही बात। माँ बाप अपने बच्चों को अपने जो अधूरे सपने रह गए उनको पूरा करने में लगाते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मेरा बच्चा बनेगा, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया था, IIT नहीं जा पाया था, मेरा बच्चा जाएगा। तो दे आर प्रिपेयरिंग देयर चिल्ड्रन फॉर वेरियस प्रोफेशंस, नॉट टू बी आइडियल ह्यूमन बींग्स। वो कोशिश ही नहीं उस तरफ कर रहे कि इन्हें हमें अच्छे इंसान बनाना है। तो जो घर है वही तो ट्रेनिंग ग्राउंड है, और माँ जो है पहली शिक्षिका है। जैसे अभिमन्यु का आपने उदाहरण दिया, तो घर में माँ बाप क्या संस्कार दे रहे हैं कि छोटी उम्र के बच्चे को ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे रहे हैं। अगर वो स्कूल पे गड़बड़ कुछ करके आता है तो टीचर्स के साथ लड़ने के लिए चढ़े जाते हैं। इतना लाड में बच्चों को, मतलब दे आर ओनली फाइनेंसिंग देयर एजुकेशन, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग देम एनी बेसिस फॉर कल्चर। तो खुद रोल मॉडल बने नहीं, बच्चों को बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। अब डिनर टेबल पे बैठ के बाप गाली गलौज करता है, पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करता है, जिसे हम वो डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, और फिर वो कहता है, इनकम टैक्स से बचने की कोशिश करता है बाप, झूठ बोलता है, और फिर कहता है कि बच्चा किस पे चला गया। खुद ऐसी सारी गलतियां कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चा किस पे चला गया। अब छोटा सा उदाहरण दूंगी आपको कि किसी इंसान का एक कीमती हीरा गुम हो गया। हीरा तो गुम हुआ घर में, और घर में क्योंकि रोशनी नहीं है तो वो सड़क पे जो लैंप पोस्ट है उसके नीचे ढूंढ रहा है। किसी ने पूछा क्या ढूंढ रहे हो, बताया कि ये ढूंढ रहा हूं। यहाँ ढूंढ रहे हो, यहाँ ही गिरा था। नहीं जी, गिरा तो घर पे था, पर क्योंकि रोशनी यहाँ पे है इसलिए यहाँ ढूंढ रहा हूं। तो संस्कार गुम हुए हैं घरों में, हम ढूंढ रहे हैं दूसरी जगहों पे। हमें घर में ही माँ बाप को, हर माँ को, माँ कंसीव करने से पहले, गर्भाधान से पहले उसे पता होना चाहिए कि मुझे मदरहुड को वेलकम करना है, उसके लिए तैयार होना है, उसके लिए मुझे थोड़े सैक्रिफाइस भी करने हैं। अगर मुझे अपना करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस औरत को माँ बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो खुद भी वो पैसा कमाने वाली मशीनें बनी हैं,
बच्चों को भी पैसा कमाने वाली मशीनें बना रहे हैं। और जहां भी भौतिकवाद है वहां संस्कार साथ साथ नहीं पनप सकते। तो हम लोग पाश्चात्य सभ्यता से भी बहुत ज्यादा वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, लेकिन जो रिश्ते हैं हमें पता है कि उनकी जो गांठ है वो ढीली होती जा रही है। इतने सारे डेज सेलिब्रेट करने के बाद ये वैलेंटाइंस और वेडिंग एनिवर्सरीज, कितने ज्यादा डिवोर्सेस अब हो रहे हैं, पहले नहीं होते थे। और टीवी का इतना ज्यादा, टीवी पे जितने भी सीरियल्स आ रहे हैं वो एक तरह से, मैं वो पंजाबी में हम कहते हैं बेड़ा गर्क करने वाले आ रहे हैं। मैनिपुलेशंस, कॉन्स्पिरेसीज, झूठ बोलना, दूसरे की टांग खींचना, तो कंपटीशन जो है, ऑल दैट, ये जो है। और बच्चों को जो हम कार्टून्स दिखा रहे हैं, मतलब रामायण और गीता, और जो हमारे पास तो सब कुछ है, कमी नहीं है। तो बच्चे क्या देखते हैं मोबाइल के ऊपर, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, जो भी मतलब है उनके पास, वक्त ही नहीं है। तो मुझे तो यही कहना था कि संस्कार घर में गुमे हैं, तो हमें घर को ही इतना सुसंस्कृत बनाना है कि बच्चे को बाहर संस्कार ढूंढने की जरूरत ना पड़े। जी बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बहुत सारगर्भित और सटीक बात कही आपने। भारत जी आपको मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। जी जी जी, माफी चाहता हूँ, मैडम ने बहुत अच्छी बात की, और मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मेंबर सब कुछ एक जा भी चुके हैं। सर, मुझे इस बात का बहुत फक्र होता है कि दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मिल करके हमने 3 नए सब्जेक्ट पिछले 5 साल में इंट्रोड्यूस किए हैं। पहले हमने हैप्पीनेस सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया, जो पूरे विश्व में कहीं नहीं पढ़ाया जाता, और दूसरा हमने सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया एंटरप्रीनियर माइंडसेट, कि रोजगार नहीं है तो रोजगार कैसे। तीसरा हमने अभी शुरू किया देश प्रेम। और ये तीनों सब्जेक्ट्स में कोर कमेटी में आपका भाई शामिल था। तो ये एक बहुत अच्छी, हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में ऐसी चीजें हों, पूरे भारत में ऐसी चीजें हों। तो ये जो मैडम ने बात करी कि कहाँ गुमे हैं, तो अब हम इल्जाम दे देते हैं टीवी को, इल्जाम दे देते हैं स्कूल को, बच्चों के दोस्तों को, या कहीं भी और किसी भी और चीज को हम इल्जाम दे देते हैं। हम इल्जाम खुद पर नहीं लेते। ये और इल्जाम भी लेना एक सॉल्यूशन नहीं है। इल्जाम के बाद, उसके बाद हमने ये लेना है कि उसको कैसे सुधारा जाए। ऐसी जो हमने ये पहल शुरू की है, ये मुझे लगता है कि ये यहाँ तक, आप देखिएगा इस वीडियो को देखने वाले कितने लोग होंगे। मुश्किल 3 साल के बाद इधर देखेंगे तो 300 व्यूज भी नहीं आएंगे। तो हमारी बातें किसी के काम की नहीं है। एक्सक्यूज मी, अगर मैं 1 सेकंड लूं आपका, कुलविंदर जी, आपने बिल्कुल सही बात की, पर हम इतने यहाँ पे कितने वक्ता थे, सभी ने सभी की बात ही नहीं सुनी। यहाँ ही देख लें आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सभी ने सभी की बात नहीं सुनी, तो दूसरे क्यों सुनेंगे जब हम एक दूसरे की ही सुन रहे हैं। इसमें नीलम जी, मैं आपको ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जैसे आप मेरे वयोवृद्ध, मेरे सिर पे हाथ रखने वाले माँ के समान है। थैंक यू। मैं एक बात बताता हूँ आपको कि हम ना जब समय की मर्यादा को छूटते हैं ना, तो सारी चीजें छूट जाती। सही बात। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा, किसने कितना समय लिया, तो उसी समय आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि चीजें क्यों अमर्यादित गलत होती है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, सही बात कह रहे हैं। तो खैर बहुत सटीक चिंतन किया अपना कुलविंदर जी ने भी और नीलम प्रभा देवगन जी ने भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं सिर्फ 2 मिनट जरूर कहूंगा, क्योंकि मेरी बारी तो खैर आ ही नहीं पाई, बीच में शुरू किया था। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हम अपने संस्कारों, अपने बच्चों में संस्कार लाना चाहते हैं, स्वयं संस्कारी हों, और
सबसे बड़ी बात यही है कि जो आजकल के प्रैक्टिकल संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं वो इसलिए कि एक तो हमारा बाहर जाने का सपना, बच्चे को हम आईलेट्स करवा रहे हैं, बच्चे को कोई मतलब नहीं है कि हम कोई संस्कार देने हैं, क्या करना है, और वहां जाने के लिए हम कोई भी समझौता करने को तैयार है। बच्चे को सेट करने के लिए भाई बहन को भी पति पत्नी का रिश्ता बेशक क्यों ना दिलवाना पड़े, अपने बच्चों को यहीं से संस्कारों को का बेड़ा गर्क, जो मैडम ने बोला शब्द, वो बेड़ा गर्क हम ही लोग कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा फैक्ट है, एक बहुत बड़ा फैक्ट, चाहे लगेगा सभी को बुरा, लेकिन ये सच्चाई है कि यहाँ पे अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को हम एट एनी रेट किसी भी सूरत में बाहर भेजना चाहते हैं। वहां पे क्या संस्कृति है, क्या कैसे माहौल में, किस प्रकार के माहौल में वो बच्चे रहेंगे, इससे कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है हमारा। जो हमारे पुराने मेंबर थे, हमें एक भी गलती हो जाती थी किसी चाचे ताऊ के, मामा के घर में जाके कभी कोई काम शुरू करता था तो वहां भी हमारे ऊपर नजरें होती थी काम करने भी, ये बच्चा गलत तो नहीं जा रहा। कोई मौसी के घर में पढ़ता था, कोई मामी के घर में पढ़ता था, चाहे वो कहीं भी नाना के घर में कहीं भी जाता था, बुआ के घर में जाता था, तो पूरी नजरें होती थी बच्चों के ऊपर, कोई ना कोई अंकुश रहता था। विदेशों में क्या अंकुश है, एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, बच्चों को आईलेट करवाएं, बच्चे किसी तरह विदेश में सेट हों। दूसरी बात, जो चिंता का विषय मेरी बेटी ने बताया कि हमारे कॉलेज की बहुत सी लड़कियां ड्रिंक करती हैं, छोटी छोटी बोतलें स्पेशल आ गई हैं। तो आज मैंने उसको पढ़ रहा था कि 25% बाजार 5 साल में डेवलप हो जाएगा औरतों के ड्रिंक करने के लिए। 43.7% महिलाओं ने ड्रिंक शुरू कर दिया है। दिल्ली में 40% महिलाओं का आंकड़ा है कि ड्रिंक शुरू कर दिया है। और ये ड्रिंक कहाँ लेके जाएगा, आप सोच सकते हैं कि ये देश बचेगा कैसे। ये हम और आप जैसे लोगों ने को लग रहा है कि हम 10 लोग इकट्ठे होकर बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि हमारी बात कोई बेकार नहीं जाएगी। ये बातें हम समाज तक, एक भी आदमी को हम, जैसे आप सभी मोटिवेटर हैं, फेसबुक पे कुलवंत जी हैं जो 3-3 हजार लोगों को जोड़ के बैठे हैं। आज हमने ये चिंतन किया, सभी को अच्छी बातें मालूम है, लेकिन इस मंच के माध्यम से हमारे अंदर एक दोबारा से अवेयर, एक दोबारा से रिवाइव हो गए, एक दोबारा से एक नया जीवन, हमारे संस्कारों को हमने भी संस्कारित करना है समाज को। अगर हमने 20 लोगों में से 10 लोग भी, अगर एक आदमी भी सीख गया उस पॉइंट को, 100 लोगों में हम एक भी मान के चले, तो समझ लीजिए कि कितने लोग संस्कारी होंगे। संस्कारों को बचाने में आप जैसे प्रबुद्ध लोगों का, साहित्यकारों का विशेष योगदान है। ये आप माने अथवा ना माने, मेरा ऐसा मानना है कि ये हम सभी की जिम्मेवारी है। आज हम संस्कारों की बात करने बैठे हैं तो कहीं ना कहीं जो हम भी भटक जाते हैं, तो हम भी आपस में चर्चा करके वापस उसी रास्ते पर लौट कर आए हैं कि हमें भी कुछ ना कुछ समाज को कुछ और देना है। तो खैर दे तो रहे हैं, लेकिन अब उसको और गहराई से देने का प्रयास करेंगे। अभी आपने हैप्पीनेस कोर्स की बात की। हैप्पीनेस कोर्स भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, यानी कि खुश रहने से सारे दुखों का नाश हो जाता है। अब खुश रहा कैसे जाए अगर हम दूसरों की कमियों को ना देखें, दूसरों के दोषों को ना देखें, गुण ग्रहण करने की दृष्टि हो। यही संस्कार है कि हम दूसरों के गुणों को ग्रहण करें, दोषों को छोड़ दें। हर आदमी के अंदर गुण होते हैं और गुण ग्रहण की दृष्टि ही संस्कारी दृष्टि है, और वहीं से संस्कार चलते हैं। और ये हैप्पीनेस का कोर्स आपने शुरू किया, बहुत अच्छा कोर्स है। मैं इसकी तारीफ करता हूँ, खुले मन से इसकी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि शास्त्रों में यही कहा गया कि जब मन प्रसन्न होता है तो हमारे जिसको हम कहते हैं कि हमारी जो ज्ञान की दृष्टि है, यानी कि 10वां द्वारा देहुरा तांबे ज्योत बिछानी, कि वहां पे जाके हमारा ध्यान अवस्थित हो जाता है, स्थित प्रज्ञा बनते हैं, स्थित प्रज्ञा बनते हैं, तो वो मिशन पूरा होता है और वहीं से संस्कारों की शिक्षा शुरू होती है। ऐसा मेरा मानना है। अत्यधिक समय ना लेता हुआ मैं
अब अध्यक्ष महोदय की ओर अग्रसर होता हूँ, आप कंक्लूड करें सारी बातों को और अपने वक्तव्य से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय श्री मुकेश भटनागर जी, आप आए और अपने वक्तव्य से भारत वर्मा जी, कुलविंदर जी, सभी को मेरा साधुवाद। बहुत अच्छे अच्छे विचार सुने और बहुत, जैसे नीलम जी ने कहा कि शायद ही कोई सुन भी नहीं पाया, लेकिन मैं कहूँ मैंने तो नोटिंग भी करी है, मैं इतने ध्यान से सुना है, और जब आप समीक्षा देखेंगे पढ़ेंगे तो अलग ही एक नजरिया मिलेगा। अब मैं यह कहना चाहूंगा, जैसे दुबे साहब ने भी कहा या उन्होंने भी कहा कि एक कुम्हार की तरह से होता है, हमें ये समझने की बात है कि संस्कार है क्या। जैसे भारत जी ने शुरू में ही कहा, तो मेरे विचार से संस्कार की यदि संति विच्छेद करें, आप संस्कृत के अध्यापक हैं, समकार यानी कि सम्मानजनक कार्य या हितकारी, लाभदायक, उपयोगी, और ये हम देखते हैं संस्कार हर युगों में अलग अलग समय में बीतता गया, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता युग हो, या द्वापर युग हो, या आज का कलयुग है, उस समय के हिसाब से वह संस्कार होते थे, जिसका तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने उस पर वर्णन किया, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाए ठीक तरह से, हम या हमारे पास समय नहीं है जो हम अपने बच्चों में वो ला पाए। मेरा एक लेख था बहुत पुराना लिखा हुआ, परंपराओं से बनी हमारी त्योहार और त्योहारों से में बसे हमारे परंपराएं। तो हम त्योहार तो मनाते हैं, लेकिन हमें उनका मतलब नहीं पता कि वह क्यों बने हमारे त्योहार। भाई दूज कैसे बना, रक्षाबंधन कैसे बना, ये हम नवरात्रे करते हैं, दशहरा करते हैं, दिवाली क्यों मनाई जाती है, ये सब ये भाईचारे के लिए है। और मैं ये कहना चाहूंगा, हमें ये समझना है कि संस्कार किस प्रकार के कितने हैं। एक तो संस्कार हम कहेंगे यूनिवर्सल है, जो जैसे कि ईमानदार होना, सच्चाई, सत्य का पालन करना, बड़ों का आदर करना, झूठ नहीं बोलना, शिष्टाचार से करना, आवेश में नहीं आना, और नकारात्मक कई चीजें। और दूसरे होते हैं हमारे धार्मिक संस्कार। जैसे हमारे हिंदू धर्म में हम बताया कि 16 संस्कार है, पहले 40 संस्कार होते थे, अब वो कम होते हुए घट के 16 रह गए, और उनका हर एक का महत्व है, क्योंकि बच्चे के जन्म से पहले ही 3 संस्कार माँ के गर्भ में हो जाते हैं। ऐसी हमारे यहाँ विवाह की पद्धति है, हमारे अलग हिंदू धर्म में है, लेकिन मुस्लिम में अलग तरह का उनके संस्कार है, धर्म है, और क्रिश्चियंस में अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं मिलजुल के हम देखें तो हर एक का मूल ये है कि हमारे में जेनरोसिटी, कंपैशनेट, काइंडनेस, ये हमारे पास वैल्यूज होनी चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल बच्चे भटक गए हैं या ड्रिंकिंग की हैबिट हो गई है, तो ये अब उनके भाग्य ऊपर निर्भर है। हमारा तो कर्तव्य ये है कि हमें बच्चे को किस उम्र तक हमें समझाना है। जैसे अभी एक नारायण मूर्ति जी का आज ही कल में एक आर्टिकल आया था कि जैसे सबने भी कहा कि आप बच्चों का, जो माता पिता का घर में बड़े हैं, उनका आचरण ही उस हिसाब से नहीं होता कि वो देखेंगे क्या। हम संस्कार को शिक्षा के रूप में कहीं भी नहीं दे सकते, चाहे हम क्लासेस लगा लें, जब तक कि हमारे समाज में जितने हमारे बड़े हैं उस प्रकार का आचरण ना करें। घर के जो आज कहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, बहुत सारे वृद्धाश्रम भी बन गए हैं, वृद्ध लोग वहां चले गए हैं, जो भी कारण है, लेकिन मैं समझता हूँ ये चुनौती है। और मेरे पे अभी 10-15 दिन पहले विचार आया, देयर इज सो मेनी बुक्स ऑन पेरेंटिंग, और हजार रुपए की बुक्स है, लेकिन कहीं ऐसी बुक नहीं देखी जहाँ आर्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंटिंग हो। यदि हम ये समझ जाए ग्रैंड पेरेंटिंग क्या चीज है, तो हम लोग भागेंगे नहीं, हम अकेला नहीं होना चाहेंगे। हम जिस प्रकार से हमने बच्चों को अपनी परवरिश दी, उसी प्रकार से हम अपने बच्चे और उनके बच्चों को भी परवरिश दें। उसके लिए हमें संयम चाहिए। दादा दादी में, नाना नानी में, हमारी जब नानी हमें बचपन में कहानी सुनाती थी, तो मुझे आज भी याद है, सबसे पहली कंडीशन ये होती थी कि आप सफेद, हाँ पहले रंग बिरंग की चादर नहीं होती थी, सफेद चादर होती थी, कि आप पैर धो के आएंगे और लेट के सुनेंगे और हुंकारा भरेंगे कि मैं पता लगे मैं सुनती रहूं। और रोजाना वो एक कहानी कोई सुनाती थी और उसका मतलब भी पूछती थी। आज कोई हमारे पास मतलब बताने वाला नहीं है, फिर भी मैं ये समझता हूँ कि बड़ों का ये दायित्व है कि हमें बच्चों को सही दिशा निर्देश दें, जिससे कि चले। जैसे अब हम देखिए हमारे इस समय देश की जो पॉपुलेशन है यूथ की 18 साल से कम वाली, वो 1/3 है, यानी कि 43-44 करोड़ है। और इसमें मैंने देखा कि हमारे जो जुवेनाइल होम्स है, जो बोर्ड है, वो 815 है इंडिया में, और इसमें 1.7 मिलियन यानी कि 17 लाख बच्चे ऑब्जर्वेशन होम में है। मैं खुद वहां जाके शोध कर चुका हूँ, स्टडी कर चुका हूँ। 3 प्रकार के ऑब्जर्वेशन होम होते हैं। 7 साल से पहले का तो कोई क्राइम ही नहीं है, 7 साल से लेके 13 साल तक का, 13 से लेके 15 का, 17 का, और 18 से लेके 21 तक का अलग वो होम बने हुए। और वहां मैंने ये दशा देखी, वह बच्चे तो वहां पे रिफॉर्म किए जाते हैं, चेंज किए जाते हैं,
लेकिन उनसे ज्यादा दुखी जो है उसकी किसी की बहन है, कहीं पिता है, कहीं माँ है, गरीब है, तो बेचारे घंटों बैठे रहते हैं एक झलक देखने के लिए। तो आपके माध्यम से कहने का मतलब ये है, मेरा अभिप्राय है कि हमको समझना है माँ बाप को, बच्चों को, कि अगर हमने सही समय पे उन्हें नहीं संभाला तो दिशा वो कभी भी उनका जीवन या और सबके लिए, समाज के लिए भी खतरा हो सकता है। अब जैसे प्रकाश सत्यार्थी जी हैं, बचपन बचाओ आंदोलन उन्होंने चलाया, एनडीटीवी पे कहीं वो कैंपेन भी चला रहे हैं, है जी, कैलाश सत्यार्थी, हाँ कैलाश सत्यार्थी जी, कैलाश सत्यार्थी जी चला रहे हैं। और यूसुफजई मलाला ने बच्चों के लिए, गर्ल एजुकेशन के लिए काम किया। दोनों ही देशों के, इस तरह के पड़ोसी देशों के होते हुए भी एक नौजवान बच्ची है, 2014 में उनको नोबेल प्राइज मिला। लेकिन फिर भी हमारा हर एक का ये कर्तव्य धर्म बनता है कि हम बच्चों पे ध्यान दें और संस्कार को ये समझें कि ये नहीं है कि कोई परंपराएं हैं। आज जो बच्चे कर रहे हैं उनको हम गाइड करें और समय रहते हुए उसी समय ना टोकें, अलग कोई माहौल देखते हुए कुछ किसी कॉन्टेक्स्ट में उनको समझाया जाए। कुलविंदर जी बड़े अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, नीलम जी को हमने सुना, रश्मि जी को सुना, एकता जी भी अलग अलग कई मंचों पर काम कर रही है बच्चों को। आज हम देख रहे हैं जैसे अभी केबीसी में एक बच्चा आया हिमाचल प्रदेश का, अरुणोदय बच्चे ने अमिताभ बच्चन की छुट्टी कर दी हाजिर जवाबी में, और उसने किस प्रकार से अपना संस्कार माता पिता का, उसने कहा मुझे तो जी बड़ों से बात करना बड़ा अच्छा लगता है। और उसने वहां भी पूछा तो उन्होंने कहा भी तो तुम तो शायद लगता है 9 साल के नहीं 90 साल के हो। तो हमारा तात्पर्य यह है कि ये जो बच्चे में आए संस्कार, जो बच्चे 50 लाख 12 लाख 25 लाख लेके गए, वह वही बच्चे हैं अभिमन्यु की तरह से, जिनको गर्भ के समय माँ शांत रही होगी, अच्छी उन्होंने किताबें पढ़ी होंगी। एक डॉक्टर हैं, अभी उन्होंने एक पुस्तक लिखी, इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम वोम टू होम। मेरे को सौभाग्य था कि मैंने उसका संपादन किया, बहुत सही तरीके से किया। तो उनके मन में आए जो 40 हफ्ते का जो हमारा ये गर्भ का पीरियड है प्रेगनेंसी का, मुकेश जी इसमें भी हम 40 कहानियां लिखें, वो ऐसी लिखें कि जो पौराणिक होते हुए ग्रंथ साहब की होती हैं, चाहे कुरान की होती हैं, उनको हम कोरिलेट करें आजकल के मॉडर्न टाइम से। क्योंकि बच्चा जो है डिजिटल बहुत देख रहा है, लेकिन डिजिटल देखने का भी उसकी किस्मत है कि वो किस दिशा में जाए। हमारा ये धर्म है कि हम उसको ये बताएं कि ये सही है, ये गलत है, किस राह पे चलना है। मैं अपनी बात इसी वक्त से समाप्त करूंगा। केवल एक बात कहना चाहूंगा 2 मिनट का, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा आया था। 2 उदाहरण है वैसे। मैं बैंक जाता था बस में, तो गीता उस समय नहीं ली थी, ये 2000 की बात है। तो एक व्यक्ति ने मुझे देखा, 3-4 दिन ऑब्जर्व किया, कि बोले कि सर आपने गीता पढ़ रहे? मैं हाँ जी। आपने वो 12वां अध्याय पढ़ लिया? मैं कहा जी 12वें अध्याय पहुंचा नहीं, मैं तो अभी 3रे पे हूँ। मैं कहा 12वां अध्याय क्या है? जी बोले भक्ति योग है। तो मैंने पूछा, जिस तरह से उसका वार्तालाप था, शब्दों का प्रयोग था, कि शायद ये कोई टीचर होगा या प्रोफेसर। बोला नहीं जी मैं टीचर नहीं हूँ। मैं कहा प्रोफेसर होगा? नहीं जी। मैं कहा जी फिर क्या है? मेरी उत्सुकता बढ़ गई। तो पता लगा कि वो एक दूसरे जिले में जाके नाई था, नाई की दुकान थी उसकी। तो उसने मुझे बताया कि मैंने बचपन में 9वीं क्लास तक ही स्कूल पढ़ा है, लेकिन मुझे गीता जो है मास्टर जी ने इतनी सिखाई, संस्कृत सर ने, कि मुझे कंठस्थ हो गया 12वां अध्याय। और उसी के प्रताप से जो मुझे मोटिवेशन मिला, इंस्पिरेशन मिला गीता से, उसी के बदौलत है कि आज मेरी 3 नाई की दुकान है 3 गाँव में। और मैं ये बताना चाहूंगा कि एक अनपढ़ मुझे वर्ल्ड बुक फेयर में मिल गया, अनपढ़ बिल्कुल, वो गलती से वहां घुस गया था। तो उसने मुझे ऐसी संस्कारी बातें बताई कि जो अच्छे बड़े बड़े पीएचडी बिरले भी नहीं कर सकते थे। उसने मुझे बातों बात में बताया कि सर मेरी माँ कहती है यदि तुम्हारी ईमानदारी और नेकी का पैसा कमाओगे तो जेब यदि फटी भी होगी तो भी उसमें से पैसा गिरेगा नहीं, खोएगा नहीं। और मेरे को ये दुख है कि मैं तो एक ब्लैंक रोल छापता हूँ, एक फैक्ट्री में कागज बनाता हूँ, और जब ये इस पे पुस्तक बन जाती है वो कितनी मूल्यवान हो जाती है। तो मुझे बहुत दुख होता है कि जब कोई अपनी किताबें ना कबाड़ी को बेच देते हैं, कबाड़ी वाले उसका फिर पता नहीं क्या करते, गलाते हैं। तो मेरा ऐसा मन है, अनपढ़ मुझसे बता रहा है कि इसको हम किसी गरीब के बच्चे को बांट दें अपनी किताबें, या लाइब्रेरी में कहीं सौंप दें, या कहीं पार्क में छोड़ दें, जो उसको पढ़ने वाला है उसको उठा के पढ़ सके। तो इस तरह के देखिए अनपढ़ आदमी और नाई वाले ने जो हमें बात बताई वो मुझे आज भी बहुत मेरे हृदय पटल पर है, मन पर है। और मैं ये चर्चा भी करता हूँ कि संस्कार वो है जो आपको सम्मान दिलाए, ना कि हम अभी जैसे ने कहा कि जी दिखावटी संस्कार है। दिखावटी संस्कार नहीं है, हम उनको रूप नहीं दे पाए, स्वरूप नहीं दे पाए। तो हमें प्रयास है कि आज की जो हमारी चर्चा है और जो इस पे हम आगे मनन करेंगे,
लोगों को, बच्चों को कुछ नई दिशा या राह मिलेगी। हम बच्चों को दोष नहीं कह सकते, बच्चे आज के बहुत अच्छे हैं और गुणी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पटल पे भी आ रहे हैं। उनका बच्चों को भी साधुवाद और सभी को मेरा साधुवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मुकेश भटनागर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय समाप्त हो रहा है और इसी के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बहुत अच्छे आप सभी विद्वजन जुड़े, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आदरणीय अर्चना सिंह, पूनम भटनागर जी, प्रोफेसर कुलविंदर सिंह एहसास जी, आदरणीय एकता सहगल जी, श्री सत्यनारायण दुबे जी, रश्मि अग्रवाल जी, श्रीमती प्रभा देवगन जी एवं सीमा गुलाटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।